चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। अच्छा 10-12 तक तो सभी लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा। 12 तक सभी लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा ना? क्यों मैम, पढ़ा ना? 12वीं तक सबकी इंग्लिश रही होगी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपने गलती क्या की है अभी तक इंग्लिश में, ठीक है? और गलती क्या की है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करके देखो इसमें कोई एक गेम खेलेंगे हम लोग, जैसे हमने बताया हमारा मेथड होता है गेम वाला मेथड है, खेल-खेल में सीखो बस। अपना एक एक फ़ॉर्मूला है, खेल-खेल में सीखो। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है वही वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। तो खेल-खेल में ये सीखना है कि इसके माध्यम से डिसाइड हो जाएगा कि इंग्लिश का लेवल क्या लेके चलूँ आपके बैच में, क्योंकि सबसे अगर परिचय लेता हूँ तो टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो हम थोड़ा-सा खेल-खेल में बातें करेंगे, हम 5 शब्द बोलने जा रहे हैं। 5 शब्द बोलेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखना है आपको। वो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आएँगे भी और वो बहुत आसान है, आपसे ही पूछ-पूछ के बोलूँगा, आप ये नहीं कहोगे टफ वर्ड्स हैं। बिल्कुल आसान वर्ड बोलूँगा और 5 में से अगर आपने 3 सही किया, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। इंग्लिश में कुल मिला के बहुत अच्छे हो, थोड़ा-सा पढ़ा दिया जाए बेसिक या प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया जाए, तो आप पूरा स्कोर ले आओगे। अगर 2 सही किया है, तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा और अगर 1 ही सही हुआ है, तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, भावी अध्यापक हो, तो बच्चों पर प्रयोग करोगे। ऐसे मैं हर जगह कई राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश दिल्ली, यहाँ उत्तर प्रदेश, कई शहरों में और अच्छे-अच्छे ब्रांड के साथ में जुड़ कर के भी काम किया है, पढ़ाया है। तो मैं स्टूडेंट से सीखता भी हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है ना? तो उन्हीं में से कुछ वर्ड को निकाला हूँ और कुछ शब्द को बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए, 5 वर्ड बोलूँगा, बस उससे मालूम चल जाएगा कि इंग्लिश में आप कितना ध्यान देते हो। ठीक है ना? कहते हैं भाई कोई काम करने के लिए स्किल तो होना ज़रूरी है, स्किल मतलब हुनर जानते हो ना? और दिन भर ये वर्ड आप लोग सुनते हो स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, बिना स्किल के कुछ हो नहीं सकता। मोदी जी का स्किल इंडिया प्रोग्राम का बोर्ड भी लगा रहता है, आते-जाते होंगे रास्ते में कहीं न कहीं मिलता होगा, है ना? तो स्किलफुल वर्ड कोई टफ तो नहीं है ना? सुने हो? सही हो जाएगा? लिखो। मैं जानबूझ के टफ नहीं बोलूँगा, ईज़ी बोलूँगा, मैं भी चाहता हूँ आपका 3 प्लस सही हो। स्किलफुल, स्किलफुल जानबूझ के मैं आसान बोलूँगा कि सही कर लो, कम से कम 3 सही हो। 2 थोड़ा-सा टफ होगा लेकिन सभी वर्ड के बारे में सुने हो आप लोग। स्किलफुल लिख दिया। अच्छा मैथ्स तो पढ़ते हो आप लोग। 2 समांतर रेखाएँ खींची जाती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो पैरेलल तो लिख ही लोगे? पैरेलल लिखिए। पैरेलल लाइन्स जो खींची जाती है पैरेलल, ये दोनों वर्ड्स टफ तो नहीं थे मैम? क्यों? टफ तो नहीं थे वर्ड्स? आसान ही तो बोल रहा हूँ ना? पैरेलल, पैरेलल वर्ड। लिख दिया? पैरेलल, लिख दिया? समांतर लाइन को पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अच्छा और तीसरा वर्ड कौन सा लिखोगे? स्किलफुल हो गया, पैरेलल हो गया। एक और आसान कर दूं क्या? बिल्कुल आसान दूं या थोड़ा सा टफ करूं और बताओ, आप लोग बताओ। अच्छा एक और लिख लो फिर बताओ। जैसे दिन भर हम किसी बड़ों का जैसे हमने आप टीचर हैं और आप आपको हमने अपना नॉलेज शेयर किया, जैसे कल इवनिंग वाले बैच में पढ़ा रहा था परसों, तो मैम लोग थी, वो काफ़ी दिन से पढ़ा रही हैं सीनियर, तो उनका मेरा सौभाग्य है आपसे अपनी नॉलेज का शेयर करना, है ना? तो हम लोग को टीचर भी मिलते रहते हैं, हमसे भी सीनियर, तो उनसे क्या कहें, बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा उनको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है ना? हम कहेंगे भाई अपने ज्ञान का शेयर कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ होंगी तो आप लोग बताइएगा, आप भी टीचर हैं, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं। तो जब बड़ों को कुछ हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो थैंक यू बोलते हैं, तो हम कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है। बोलते हैं ना, ये मेरा सौभाग्य है आपकी सेवा करना, आपकी हेल्प करना, तो इट्स माय प्रिविलेज एक वर्ड बोला जाता है। डेली इंग्लिश बोलते ही हैं, शो ऑफ करने वाले ना इंग्लिश को बोलते हैं। तो इट्स माय प्रिविलेज तो केवल प्रिविलेज आप लिखना है, प्रिविलेज थोड़ा-सा डिफिकल्ट बस। लेकिन ये डेली बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, प्रिविलेज या प्लेज़र बोला जाता है। तो प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार या सौभाग्य, प्रिविलेज लिख दिया? प्रिविलेज। अच्छा साइंस स्ट्रीम से कितने लोग पढ़े हैं 12th तक? विज्ञान वर्ग से? हाँ, 4 लोग हैं। आप भी हैं? विज्ञान वर्ग से पढ़ी हैं? तब तो विज्ञान के बारे में जानती होंगी, भौतिक विज्ञान, निर्वात के बारे में पढ़ा ही होगा? वैक्यूम, हाँ देखो मैम ने बोला, अब यही बोल दिया तो यही लिख देंगे। वैक्यूम लिख दो। वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं। हाँ, वैक्यूम बोलते हैं, है ना? मैकेनिकल पढ़ी हो? किसमें? अरे!
अरे 6 से 10th हो गया, 11 12 में हो गया, आगे जितना पढ़ोगे फिजिक्स जहाँ आएगा वहाँ होगा ही होगा। और यहाँ तक कि आपके यूपी टेट के लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या गैस का बल्ब है उसके अंदर क्या ऑक्सीजन होती है? अगर ऑक्सीजन पहुंच गई तो उसका जो टंगस्टन का बना तंतु है वो टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ होता है? हाँ, उसका किसका वो वाला था ना, बल्ब के अंदर ये बना होता है, तार लगा होता है, किसका बना होता है? ये वाला क्वेश्चन कॉमन सा है जीएस में आया करता है ना। तो उसमें निर्वात उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं ना। ये तो सुना हुआ वर्ड होगा। कितने हो गए? 4 हो गए? तो शाहरुख कोई टफ तो नहीं, बहुत 2 टफ होगा। अच्छा बताओ, अगला वाला बिल्कुल आसान बोल दें या थोड़ा सा जो जानते हो ही बोले? बिल्कुल आसान। चलिए हाँ कर दीजिए। नहीं मैम करिए, आसान बोल दें, आपका वाला हो गया साइंस वाले हो। एक वर्ड लिख दो, राइटिंग। राइटिंग तो लिख लोगे ना? कितने हो गए? 5 हो गए? चलो बस इतना ही कर देते हैं, 5। इसमें से बताओ कितने वर्ड टफ थे कितने आसान थे, आप बताइए मैम, आपको क्या लग रहा था इसमें? 4 वर्ड 5 वर्ड सुनी थी नहीं सुनी थी पहले इसके पहले? 3 टफ थे? अच्छा। अच्छा अगर मैं अगला वर्ड बोलता, जैसे बचपन से विविध प्रश्न बुक के पीछे लिखा रहता है, एक वर्ड होता है मिसेलेनियस, राइटिंग के स्थान पर उसको बोलना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं बोला कि गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। तो 3 कहा था सही करने के लिए, कम से कम 3 सबका सही होना चाहिए, इसलिए जानबूझ के इजी बोला है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब भी नहीं लग रहा है कि 3 ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें सही होगा। क्या लगता है आप लोगों को? मुझे लगता है 3 भी सही नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन चलो, मैं चाहता हूँ आपका 3 सही हो और आप इंग्लिश में अच्छे निकले और हम अच्छे लेवल से पढ़ा सकें आपको इंग्लिश। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? क्या ये लिखा है या फिर ये लिखा है? दोनों यही सब लिखा है? किसी ने ये भी लिखा है क्या? ये किसी ने नहीं लिखा है, ये वाला यही सही है। बाकी दोनों गलत है। यही कंपटीशन है और कुछ नहीं। स्किलफुल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो इसका एक रूल होता है ना। देखो स्किल जब लिखते हैं, स्किल मतलब हुनर होता है, और फुल लिखते हैं तो इसके दोनों एल एक गायब हो जाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, स्पेलिंग रूल होता है स्किलफुल। इस शब्दों का जो उच्चारण होता है ना, इनके जैसे ध्वनि होती है उसे बनाया स्किलफुल बोलते हैं, तो एल पे रुकावट नहीं आती, स्ट्रेस नहीं होता। दैट्स व्हाई बोथ शुड बी सिंगल, एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। आसान वर्ड था नहीं? बता। हाँ ये सही है, ये हमने यहाँ क्लास क्यों कर दिए। ये तीसरा सही है सर, दोनों में सिंगल रहेगा, ऐसे ही ये दोनों गलत है। हाँ ठीक है, स्किलफुल एक एक्सेप्शनल के तौर पर यूज किया जाता है, बहुत प्यारा वर्ड है और कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से आता है, हो सकता है आपको भी किसी टेस्ट एग्जाम में मिल जाए। ठीक है ना, बस ये मुझे बताना था कि बचपन से इंग्लिश को अवॉइड किए हो, कि यार अंग्रेजी कौन पढ़ेगा। और देखो टीचर बनने के लिए आप जूनियर प्राइमरी में जाना है तो 3 भाषाएं आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। क्यों टीचर बना रहे हैं कि पीसीएस बना रहे हैं? आईएएस पीसीएस का इससे करवा रहे हैं। अभी लास्ट वाला केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ था, केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी का, तो हमने दिया उसमें एग्जाम। तो स्कोर जो था हमारा करीब जा रहा था 136 के अराउंड स्कोर जा रहा है, आंसर उसे पेपर से मिला, बहुत टफ पेपर था। चलो बैंक पीओ मेंस की रीजनिंग दे दिया, मैथ्स अच्छे लेवल की दे दिया, और इंग्लिश जबरदस्त दे दिया, सब था इंग्लिश का दिया। और हाथ का ऑपरेशन कराया था, प्लस 2 हो गया था, यहाँ पर थोड़ा क्रैक हो गया था, तो मैं दे दिया। तो मुझे लग रहा था क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस का पढ़ना शुरू कर दिया था, और ये पेपर में आ रहा था स्कोर। अब जब रिजल्ट आया तो हमारे 105 मार्क्स और नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस। हम कह रहे ये कैसे, क्या कर दिया इसमें, कौन क्या कर सकता है, कौन चैलेंज करे, कौन उसको रिजेक्ट करे, कैसे लोग करते हैं नॉर्मलाइजेशन, कुछ पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे, और जीएस इतनी तगड़ी पूछते हैं कि आईएएस वाली जीएस पूछे थे, कुछ पता नहीं कहाँ से क्या पूछे, यूपीएससी देना है तो उसका ऐसा पढ़ो। तो स्किलफुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्किल आने चाहिए, तो देखते हैं कहाँ पर क्या गलतियां होती हैं, उसको ध्यान देना चाहिए आपको रीडिंग करते समय। और ज्यादा रीडिंग मत करो, बस प्रीवियस ईयर पेपर के रोज एक पैसेज लगाना शुरू कर दो, पैसेज पढ़ना शुरू कर दो, क्वेश्चन आंसर नहीं। बस ये देखो कि पैसेज कितना जल्दी हमें समझ में आ जा रहा है।
अगला वर्ड क्या था? वही प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, यूपी टेट का या सी टेट का जो पैसेज है केवल उसको पढ़ो, 3 बार पढ़ो, एक बार कैसे ग्लांस कर जाओ, ऐसे एक पैसेज लो। अच्छा अभी आगे बता रहे हैं, तो इसको एक बार सही नजर से देख जाओ, फिर मीनिंग लिख के फिर से उसको पढ़ो, मतलब 3-3 बार एक पैसेज को पढ़ो जब तक स्पीड ना बढ़ने लगे, और फिर ये जान जाओगे क्वेश्चन लोग बनाते कैसे हैं। इतना टाइम नहीं कि अब कहानियां एफ आर एप्पल से शुरू करो अब, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर को स्कोर हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या था? पैरेलल, पैरा हो गया, पैरेलल, क्या ये लिखा है आप लोगों ने? सभी ने यही लिखा है? किसने लिखा है ये? नहीं ये सेम स्पेलिंग किसने किसने लिखा है? आपने लिखा है? आपने लिखा है? आपने नहीं लिखा इसको? तो आर के बाद छोड़ देंगे ए, तो कितना कॉन्सोनेंट, आर और डबल एल, तीन तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं पप्पू, देखो, तो पी ए डबल पी यू, तो आधा पा हो जाता है ना, जो भी जब दो कॉन्सोनेंट इकट्ठा हो जाता है तो पहला वाला आधा हो जाता है, और तीन कॉन्सोनेंट आपने इकट्ठा कर दिया डिफरेंट डिफरेंट, आर। हाँ ये उसके बीच में था। अच्छा यहाँ पर, हाँ नहीं तो रंग यही सही है, पैरेलल, पैरा एल पे रुकावट आती तो पैरेलल, पैरेलल स्पेलिंग सही है। हाँ, अच्छा तीसरा मतलब डोंट टेक इट टू हार्ट, बुरा नहीं मानना है, बस मेरा काम है बताना कि गलतियां क्या किए हो, क्योंकि टीचर का ही काम होता है, मुझे लगता है कि भाई ऐसी गलतियां की हैं उसको सुधारना होगा, बस स्कोर आ जाएगा। और ये ऐसा भी नहीं आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही वर्ड्स। अगला वर्ड बताइए क्या है? ये तो लगभग लगता है बोलते ही नहीं होंगे आप लोग, कुछ ही लोग बोलते होंगे। क्या ये लिखा है? किसने ये लिखा है? यही सही है, इसका मतलब विशेषाधिकार या सौभाग्य, हिंदी में लिख दो सौभाग्य या विशेषाधिकार, स्पेशल राइट बोलते हैं इसको। ओ अच्छा, एज, प्रिविलेज, नहीं वेरी गुड, मिस्टेक इसमें बताना क्या है, हम लोग डिस्कशन करेंगे और सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, यहाँ पर मिस्टेक को गलती बताना, गलती वो सब बताने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर सही करना और करवाना होगा। प्रिविलेज मतलब आप अब यह ये काम करना, जैसे कोई कुछ बोलता है, कहीं जाते हैं, कोई सीनियर है या थोड़ा कोई स्टाइलिश मैडम आ गई हैं, अधिकारी लोग, तो उनके लिए कुछ काम किया, थैंक यू मैम, थैंक यू बेटी बोल दिया, तो इट्स माय प्रिविलेज, वहां बोलेंगे ना, इट्स माय प्रिविलेज, मेरा विशेषाधिकार है, सौभाग्य है, तो इट्स माय प्रिविलेज बोलना शुरू कर दो। अब कोई वाक्य बनाना है, सब्जेक्ट का पता ना हो तो इट से शुरू कर दिया करो। हाँ, हाँ तो ग्रेटफुल आभारी हो जाता है, जैसे आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, वो लेटर या लेटर लिखते हैं या मेल लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना, तो ग्रेटफुल हो जाता है, तो आभारी आए, वो ग्रेटफुल बोला जाता है, लेकिन उससे स्पेशल वर्ड है प्रिविलेज, इससे इंप्रेशन और बढ़िया बनता है, प्रिविलेज, ठीक है ना, विशेषाधिकार या सौभाग्य, कुछ लोग प्लेज लिख देते हैं, वादा वाला PLEDG होता है ना, एक प्लेज, प्लेज कर देते हैं, PLEDG कर देते हैं, गलत हो जाता है। अगला वर्ड क्या है? हम्म, हाँ तो इसमें सारे स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती, क्योंकि बुक जो आ रही थी पहले, उसमें जो है डबल सी लिख के आ रहा था, और अब वैक्यूम की स्पेलिंग जो पहले भी थी और आज भी सही है, वो वैक्यूम है। अगर डिक्शनरी में देखोगे तो वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, ये भी तो गलत हुआ होगा, सबका गलत हुआ होगा, फिजिक्स पढ़े होंगे तब भी गलत किया होगा। हाँ मैं जानता हूँ, फिजिक्स पढ़ने के बावजूद भी फिजिक्स वाले भी गलत कर रहे हैं, कहीं दिखा दो मुझे डिक्शनरी में, कोई डिक्शनरी, पुरानी बुक्स में लिखा रहता था, लेकिन अगर हायर लेवल की बुक्स पढ़ो, ऑप्टिक्स वगैरह है, BSc MSc की बुक पढ़ो, तो उसमें BSc WM लिखा होगा। अच्छा अब बोल के ऐसे देखो इसको, इसका उच्चारण क्या है, उच्चारण बोलिए आप, वैक्यूम नहीं, वैक्यूम, क्यू यू पर स्ट्रेस करिए, वैक्यूम, हाँ वैक्यूम, आधा का या पे बढ़ाऊ की मात्रा में, वैक्यूम, तो गलत नहीं होगा, ये आ सकता है एग्जाम में, यूपी टेट में, वो भी, ठीक है, ध्यान रखना है, वैक्यूम। तो ये थोड़ा सा जो हल्के में ले लेते हैं चीजों के ना, वो गलत हो जाता है, तो आपने जिन चीजों को हल्के में लिया वैसे ही, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं है, आता भी है, बोलोगे भी, लेकिन हल्के में ले लिया है। अगला वर्ड क्या है? क्या सभी ने राइटिंग की स्पेलिंग ये लिखा है? सबने लिखा है? आपने मैम ये लिखा है? ये लिखा है सबने? पक्का? ये लिख दिया है?
और किसी ने डबल टी लिखा है? और किसी ने नहीं लिखा डबल टी? वेरी गुड। यही सही है, डबल टी नहीं होता। जब रिटर्न लिखते हैं तो डबल टी हो जाता है। कुछ लोग, अच्छा ये बात ये मजा इसमें आता है कि राइटिंग लिखते में डबल टी बहुत सारे लोग कर देते हैं। बहुत हंसी लगती है कि जब बच्चे प्ले ग्रुप में यूकेजी एलकेजी में जाते हैं पढ़ने तो राइटिंग होमवर्क मिलता है। क्यों, घर में बच्चों को देखा होगा तो उसमें सिंगल टी रहता है। अब इसमें स्पेलिंग गलत हो जाती है तो बड़ी हंसी लगती है, यार क्या मैं इतना मतलब लापरवाह हूँ कि ऐसे ऐसे स्पेलिंग रंग हो जाती है, ये सोचना है। तो ये मुझे दिखाना था, इससे आपको रियलाइज हो गया होगा कि हमने इंग्लिश में लापरवाही क्या क्या की है। ठीक। और कितना सही हुआ, कितने लोगों का 3+ सही है? 3+? अरे, एक लोग का भी 3+ नहीं सही है। ये 3 किसका सही है? 3 किसी का नहीं सही है? ओह माय गॉड। इतना टफर तो नहीं कि 3 ना सही हो। क्या मैम लगता है 3 से? हम्म, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो राइटिंग हो गया और स्किलफुल हो गया, पैरेलल हो गया। ये प्रिविलेज बोला जाता है, चलो कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। हाँ, तो राइटिंग तो सही हो सकता है। स्किलफुल भी लिखा जाता है अक्सर, देखा जाए डिक्शनरी में देखो। डिक्शनरी आप लोगों ने डाउनलोड किया ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं लगता है, गूगल से देख लेते हो मीनिंग जरूरत पड़ती है तो। क्यों? और डिक्शनरी में देखोगे, डिक्शनरी एक फोन में होना चाहिए। और डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होती है? ये भी लिखो, अभी ये भी गलत करते हैं आप लोग। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत कर दोगे, मोमेंट्री की स्पेलिंग आप लोग गलत कर दोगे, मोमेंट्री लिखना जानते हो, और मोमेंट्री की स्पेलिंग गलत करोगे। स्टेशनरी की स्पेलिंग गलत करोगे, ए वाला होगा की वाली होगा, ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने समझ लिया क्या लेवल है इंग्लिश का, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिक्शनरी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जैसे इंग्लिश में देखना तो एक वर्ड वेब डिक्शनरी आती है, वर्ड वेब। तो ये नॉर्मल इंग्लिश में है, इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो वर्ड वेब और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जब टीचर इंग्लिश का पेपर बनाते हैं तो इनकी हेल्प लेते हैं। मैरियम वेबस्टर करके प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, गूगल से मीनिंग मत देखिए, चैट जीपीटी ने देखिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम मतलब हर वर्ड की हिंदी की इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश की हिंदी नहीं होती है। इंग्लिश को इंग्लिश में देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम वाले हो, तो आप यू डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश देखोगे यानी हिंदी में सब लिखोगे, उसकी इंग्लिश क्या होती है तभी बताएगा। या इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। और हिंखोज एक अपने देश की बनी हुई इंडिया की डिक्शनरी है, हिंखोज हिंदी मीडियम वाले ये देखते हैं। कोई एक, ये 1 2 3 4 डिक्शनरी बताए, कोई भी एक ही कर लो अपने फोन में बस। आज जब भी फ्री बैठो, इसमें मीनिंग देखो जिस वर्ड की आपको ना आती हो। और यार सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिसकी आती है उसको देखना है। डिक्शनरी कैसे देखते हैं? सबसे पहले जिस वर्ड की मीनिंग आती है उसको देखो। जैसे गो मीन्स होता है जाना, अगर आपने गो मीन्स देख लिया तो कई पेज में खुल के आएगा, इसकी मीनिंग बहुत ज्यादा मीनिंग होती है गो का मतलब। लेकिन मैं लिख दूंगा पेंडेमोनियम, प्रोक्रेस्टिनेशन, एंटी विविस एक्सनिज्म, इतना बड़ा वर्ड अगर डाल दिया तो छोटी सी मीनिंग आएगी। इंग्लिश के हाथ में ऐसा खेल है। तो जो कहते हैं इंग्लिश में आसान है वो टफ होता है, जो टफ है वो आसान है। बस पढ़ने पढ़ाने वाला चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये हो गए कुछ वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ में क्या था, ये जी फॉर गेम, जी फॉर ग्रामर। आप लोग भी खेलिएगा, घर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मिल जाएंगे, आसपास में मिल जाएंगे, उनके साथ में कहो इधर आओ छोटू बताओ, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ पैरेलल, प्रिविलेज बताओ। अरे तुम ये नहीं जानते हो, कैसे गलत कर दिया? फिर उनको बताओ, डांटो। ठीक है ना, बताओगे उनको आ जाएगा आपको। और एक काम और करो, एनसीईआरटी वाली जो उनकी 6 7 ईयर्स की बुक्स है, स्पेशली स्पेशली एसएसटी की बुक, एसएसटी की बुक्स हो गई, उनकी मैथ्स की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, उनको पढ़ाओ जब भी फ्री बैठो। जब भी फ्री बैठो, घर में बच्चे हैं तो बुलाओ, इधर आओ चलो बैठो बुक लेके। और ना जाने तो उन्हीं को डांटो, उन्हीं से पूछो, ये बता देंगे। जब तक वो सोचे तब तक उनकी बुक देख के उन्हीं को बता दो। आ जाएगा। ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, इंग्लिश बाय विवेक पांडे मेरा नाम है, जो कि उसमें 600 700 लोग हैं। उसमें पीसीएस वाले भी हैं, डिफेंस वाले भी हैं, वनडे वाले भी कुछ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हो। द हिंदू न्यूज़पेपर रोज भेजता हूँ, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो। या किसी मैगजीन की जरूरत हो तो बता सकते हैं, पीडीएफ में हमारे पास बुक्स आती हैं, मिल जाएंगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपने फोन में डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछिए। नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में देखो,
स्कोर करने के लिए हाउ टू स्कोर, कैसे स्कोर करें, प्लान और स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। हम मान के चलते हैं बेसिक से, तो इंग्लिश में स्कोर करने के लिए आपको तीनों बातों को फोकस करना होगा। थोड़ा सा वोकैबुलरी, बिकॉज भाई अगर यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें 2 से 3 सिनोनिम, 2 से 3 एंटोनिम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज भी हो सकता है, स्पेलिंग टेस्ट हो सकता है। अब मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के आसपास वर्ड मीनिंग वाला भी आ जाता है, और बिना वर्ड मीनिंग के पैसे नहीं समझ में आएगा, बिना वर्ड मीनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, बिना वर्ड मीनिंग के PQRS नहीं होगा। तो वर्ड मीनिंग भी थोड़ा देखना होगा, लेकिन क्या वर्ड मीनिंग देखना होगा, जैसा बताऊंगा उसको फॉलो करना है। तो वोकैबुलरी, उसके बाद में ग्रामर, ग्रामर में जो सिलेबस में वही पढ़ना है, ये नहीं आप ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, टेंस पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। और रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल के लिए डेली एक पैसेज और फिल इन द ब्लैंक्स करना सीखो। जो स्पीड टेस्ट यहाँ पर टेस्ट वगैरह हो, उस टेस्ट का अगली बार लेके आओ और टीचर से को डिस्कशन कराएं, ठीक है। टीचर, उस सब्जेक्ट के टीचर डिस्कस जरूर कराएं, ठीक है। जो रॉन्ग हुआ उसको सर्कल कर लो, और जो गलत होगा उसको अलग रिवीजन नोट में लिखिएगा, इस नोट्स में नहीं, अलग नोट्स बनाओ उसका। जो आपके पेपर में गलतियां हो, जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन की, उनके अलग नोट्स बनाओ, और अगला टेस्ट देने से पहले उसका रिवीजन करके आओ, बढ़ना शुरू हो जाएगा स्कोर कम पढ़ के। तो इन तीनों बातों को फोकस करना होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान तो आता ही होगा सबको, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है पहचानना, या उसमें कुछ बता दूं समरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी बता दूं या टॉपिक स्टार्ट करूं, क्या चाहते हो आप लोग? सबके समझ नहीं हो? अच्छा, तो जानते हो इसमें ग्रामर भी पढ़ना होगा। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो, जिसे बच्चों को बताया जाता है कि लेटर, लेटर के बारे में जानते हो आप लोग, लेटर के बारे में, अच्छा टाइम भी ज्यादा नहीं होगा, लेटर पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेटर, और लेटर से कई लेटर को जोड़ देते हैं आपस में, क्या बन जाता है, वर्ड्स, और वर्ड्स को कई आपस में जोड़ देते हो, क्या हो जाता है, सेंटेंसेस, और कई सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हो, क्या बन जाता है, लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज। अब देखो, जब इस वर्ड को पढ़ते हैं, ए, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, बताओ, बोलो जरा, एज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एज, एज ही पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एज, एज, क्या कहोगे वहां से, एज, व्हाट्स योर एज, एज नहीं, एज, एज कहोगे तो ये एज हो जाएगा, ठीक है ना, व्हाट्स योर एज, तो एज। अब इसको जब लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज कहते हो ना, तो जैसे किसी के सामने बोलते हो, जान जाता है यार, बस इंग्लिश में क्या है ये, इनसे अब इनको परेशान करते हैं, तो इसको क्या कहना है, इज, क्या करना है, इज, तो इसका उच्चारण होगा लैंग्वेज, क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहेंगे, क्या कहेंगे, लैंग्वेज। ऐसे पैसेज नहीं होता, क्या होता है, पैसेज, यूसेज नहीं होता, यूसेज, बॉडी नेज नहीं होता, बॉडी नेज। तो ऐसे वर्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा ये धीरे धीरे करके, जो कॉमन वाले हैं तो उनका तो उच्चारण आना ही चाहिए। जैसे कहते हैं मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल नहीं होता, क्या होता है ये, कॉल होता है, इसका उच्चारण होता है कूल, आई विल कॉल यू, कॉल यू नहीं होता, कॉल यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से सब धीरे धीरे, जब डिक्शनरी आप पढ़ोगे तो नीचे से डॉट डॉट में इसका उच्चारण लिखा रहता है, वो उसको भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ लेटर्स में क्या, कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना, जिसमें से कितने वॉवल्स होते हैं, कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ये तो मालूम है ना। अब वॉवल्स में अगर इनका 5 वॉवल्स होते हैं, जो इनके साउंड होते हैं, टीचर बनने जा रहे हो ये भी जानना जरूरी है, साउंड होते हैं, कितने साउंड्स होते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में, साउंड कितने होते हैं, आई थिंक इसमें हमें लगता है 20 साउंड्स होते हैं, ध्वनि, साउंड, वावल के 20 साउंड्स होते हैं, और इनमें से एक होते हैं, एक मोनोथॉन्ग्स, मोनोथॉन्ग्स, बहुत दिन हो गए लिखे हमें, आप लोग चेक कर सकते हैं, और दूसरा होता है डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स बोलेंगे इसको, और डिप्थॉन्ग्स का एक नाम और होता है, इंग्लिश में कितने ग्लाइड्स होते हैं,
तो ये डिप्थॉन्ग्स होते हैं 5 और मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं 15 हो जाएंगे, तभी तो 20 होंगे। ये हो जाते हैं। मोनो मतलब होता है एक, जैसे उन घर में उन्हीं की मोनोपोली चलती है, तो मोनोप्थॉन्ग्स मतलब जो सिंगल साउंड वाले होते हैं और डबल साउंड्स होते हैं। तो डबल साउंड्स नहीं, इसमें 8 होते हैं, ग्लाइड्स 8 ग्लाइड्स होते हैं। हाँ, ये याद आया। ये 12 होती हैं। ये इसको 12 कर लो, इसको हाँ, अब ठीक है, याद आ गया। मोनोप्थॉन्ग सिंगल साउंड। अब वावल आपने पढ़ा केवल वावल इंग्लिश में 5 होते हैं। टोटल कितने? 26 लेटर्स। 26 लेटर में वावल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स होते हैं स्वर जिनसे मात्राएं लगती हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, है ना। तो इसमें कितने स्वर होते हैं? 5, और व्यंजन कितने होते हैं? 21। ठीक है ना। तो इसमें जो होते हैं इसमें 5 स्वर के जो होते हैं, इसमें 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो साउंड्स अगर देखा जाए तो इसमें वावल के जो साउंड्स होते हैं 20। तो और इसमें साउंड जो होते हैं वावल्स के 20 होते हैं, और साउंड जो है दो प्रकार के बांट दिए गए हैं। एक तो पहले को कहते हैं मोनोप्थॉन्ग्स और दूसरे को कहते हैं डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स का एक नाम और होता है ग्लाइड्स। तो ग्लाइड्स कुल कितने होते हैं? 8। और स्वर कितने होते हैं? 12। कितना बनाओ? नाम है, जैसे वावल नाम है ऐसे नाम रखा गया आगे का। हम्म। ठीक है, बहुत दिन बाद मैंने लिखा। हाँ, तो वावल साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिसके पहले टाइप को बोलते हैं मोनोप्थॉन्ग्स। मोनोप्थॉन्ग मतलब सिंगल साउंड वाले होते हैं, जिसमें एक साउंड होता है। सिंगल साउंड जिसमें एक ही साउंड होता है उसको कहते हैं, जैसे सिट, पिट, गेट। या तो ए आ रहा होता है, ई आ रहा हो, एक ही वावल आ रहा हो। और इसमें डबल वाला आ जाएगा, डबल ई हो गया, आई ई हो गया, या इसमें ई हो गया, आई हो गया, ए ई आई, ओ यू, एक वाले हो जाए तो इसको मोनोप्थॉन्ग्स। और जो डबल डबल ई आई ई हो जाते हैं, दो दो को भी आते हैं ना, तो जब दो दो आते हैं उसको डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। मतलब दो नया नाम रखा गया है आज से, और कुछ नहीं। जैसे आप वावल और कॉन्सोनेंट कहते थे, अब मैंने वावल के भी टाइप बता दिया। अभी तक आप जानते थे कि लेटर के दो प्रकार के होते हैं, वावल्स एक साउंड 26 होते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट होते हैं। अब मैंने क्या किया, वावल्स भी दो प्रकार के होते हैं बता दिया आपको। कौन कौन से? मोनोप्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। मोनोप्थॉन्ग्स, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब जैसे मोनोपोली घर में उनकी चलती है, तो मोनो मतलब एक। तो मोनोप्थॉन्ग्स क्या हो जाता है? सिंगल साउंड देने वाले, जैसे ए ई आई ओ यू, अकेला अकेला स्वर लगा हो, वावल लगा हो, तो उसको मोनोथॉन्ग्स कहेंगे। मोनोप्थॉन्ग्स कितने तरह के होते हैं, कितने साउंड देते हैं? 12, 12 सिंगल साउंड देते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 साउंड होते हैं, वावल तो 5 ही होते हैं। और डिप्थॉन्ग्स मतलब जो दो को जोड़ के बनाए जाए, जैसे ए ई आई ई, तो मिला के इनको ग्लाइड्स भी कहा जाता है। कितने होते हैं? 8। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व के देखिए, ये हाउ मेनी डिप्थॉन्ग्स आर देयर इन इंग्लिश, हाउ मेनी ग्लाइड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो मिलता है 8। ऑप्शन में रहता है 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे ऑप्शन रहता है। ये हर जगह लिखा नहीं होता, इसलिए समस्या आती है, बट एग्जाम में आता है। मैं कर चुका हूँ, इसलिए आइडिया है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी काफी लगाया हूँ, तो क्वेश्चन उसी से निकालता हूँ। साउंड याद हो जाएगा ना। वावल भी दो प्रकार के हो गए। अब इसमें टोटल कॉन्सोनेंट को भी देखा जाए, कॉन्सोनेंट होते हैं 21, और इनके साउंड्स कितने हो जाते हैं? तो वावल के साउंड कितने हो गए थे? 20। और इसके साउंड्स कितने होते हैं? 24। तो टोटल टोटल साउंड जो होते हैं इंग्लिश में, टोटल साउंड इक्वल टू 20 + 24 इक्वल टू 44 साउंड।
ये भी क्वेश्चन में आता है। अगर पूछेगा टोटल साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश वॉवल में, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने साउंड होते हैं, तो क्या बताओगे? 44। अरे जो काउंटिंग है हम्म ये वापस कितना किया ना हम्म तो इक्यावन वाले अलग हैं और 42 वाले अलग हैं। नहीं, वही वॉवल से बनाए गए हैं। असल में उसमें जाओगे रिसर्च में तो बहुत लंबी प्रोसेस है। उसका कोडिंग जो डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है ना कंप्यूटर में, आज से लेटर की एक होते हैं मॉर्फोलॉजी, वर्ड बनाया कैसे जाता है। जैसे स्किलफुल लिखा गया तो उसमें सिंगल एल क्यों लिखा गया, एल ही क्यों लिखा गया, डबल एल क्यों नहीं लिखा गया, उसका साउंड कैसे निकाला जाए, पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो सीटेड में तो कई बार ऐसा कोडिंग करने के लिए भी आएगा, इसका इंस्क्रिप्शन क्या होगा। हाँ, 44 साउंड्स हैं जिसको फोनीम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको साउंड्स को साउंड्स टोटल कितने हैं? 44 साउंड्स हैं। और इनके साउंड्स हैं, और इनके स्टडी को कहते हैं, इनके स्टडी को कहते हैं फोनीम। क्या कहते हैं? फोनीम। ये रखे हुए क्वेश्चन से मिल जाते हैं एग्जाम में। फोनीम शब्दों की ध्वनि को, फोन मतलब ध्वनि, तो फोन से जब बना होगा फोनीम, फोन मतलब ध्वनि का अध्ययन करना फोनीम कहलाएगा। याद रहेगा ना, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड फोनीम। टोटल साउंड्स कितने होते हैं इन, टोटल साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आपसे पूछ लेता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल साउंड कितने हैं, तो 44 बताओगे। ठीक है, अब ये डिप्थांग और मोनोथांग कंफ्यूज कर रहा होगा, अजीब नाम लग रहे होंगे थोड़ा, लेकिन आपको याद कर लेना है। ठीक है, शुरुआत है। और है क्या, वही एक एक लेटर जोड़े एबीसीडी है। बच्चों को पढ़ाया जाता है कुछ और होता है, बड़ों को पढ़ाया जाता है कुछ और होता है, वही है। अब ये आ जाता है तो आप ये भी नहीं कह सकते अरे ये मुझे नहीं आता, ये तो पढ़ाया गया होगा, सबको अल्फाबेट आता है। अब मान लो गए आप ट्रेनिंग में, उससे पूछ लिया जाए कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, पूछ ले टीचर ये बताओ आपसे वॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो अरे से पूछिए बिल्कुल। आप तो मन ही मन खुश हो गए कि यार अब तो वॉवल पूछ लिया, हम बता ही देंगे। अब पूछ रहा है वॉवल बताओ टोटल कितने हैं, उसके साउंड कितने होते हैं, बस यहीं पर फंस गए। और साउंड की स्टडी को कहते हैं फोनीम। आप देखो फिर साउंड एक एक लेटर से बनाए वर्ड, और वर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी एक तो होता है, और एक होता है वर्ड मॉर्फीम। मॉर्फीम, तो ये इसके साउंड की स्टडी को कहेंगे। और फिर लेटर कहां पर कौन सा लेटर लिखा जाए तो उसको कह देंगे क्या? मॉर्फीम। क्या कहोगे? मॉर्फीम। रेस्टोरेंट लिखवा रहा हूँ। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, लेटर का वही लेटर हो जाता है। मॉर्फीम जो होता है, ऐसा कर दो, द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसे लिख दो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इस वजह से कैसे लिखवाऊं इसको, यूनिट ऑफ लेटर, लेटर और वर्ड। वर्ड के स्मॉलेस्ट लेटर वो हो जाएगा ना, वर्ड के स्मॉलेस्ट यूनिट तो लेटर हो जाएगा, लेटर ही लिखो। और लेटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? ये। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर लिखें, वर्ड लिखें, ऐसा करो, इसको हटा के वर्ड लिख दो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, हाँ यहाँ पर ऐसा केस आ रहा है तो ऐसा कर देते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज लिख दो, उसमें सब आ जाएगा। किसी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है मॉर्फीम। भाषा की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम नाम रखा गया है। मॉर्फ मतलब निर्माण करना होता है, इंग्लिश में, इंग्लिश का है।
मॉर मतलब निर्माण करना होता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ। अरे कुछ नया हो, फिर बाकी नाउन कितने तरह के होते तो पढ़ोगे पढ़ोगे। लग रहा है डिफिकल्ट लगने दो, लेकिन एग्जाम में तो आता है ये और मिलेगा। चलो एक बार हमने बताया कि भाई लेटर से कई लेटर को जोड़ते हैं, पहले एबीसीडी पढ़ते हैं, फिर कई को जोड़ते हैं वर्ड बन जाता है, कई वर्ड को जोड़ते हैं सेंटेंस बन जाता है, कई सेंटेंस को जोड़ते हैं लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है ना। फिर वावल को बताया हमने 26 होते हैं, जिसमें वावल और लेटर्स 26 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें वावल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5, कॉन्सोनेंट 6। फिर वावल्स को दो भागों में फिर से बांटा जाता है, क्या नाम होता है बोलो आप लोग? मोनोप्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। मोनोप्थॉन्ग्स कितने हैं इंग्लिश में? 12। और डिप्थॉन्ग्स या ग्लाइड्स कितने हैं? 8। ये क्वेश्चन आता है, मोनोप्थॉन्ग कितने हैं, डिप्थॉन्ग कितने हैं। मोनोप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? सिंगल साउंड वाले। डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? डबल साउंड वाले। इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने बता दिया फोनीम। फोनीम क्या होता है? फोन से बना है। फोन मतलब साउंड की सबसे साउंड की स्टडी करना, या फिर इसमें भी लिख दो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। द स्मॉलेस्ट, ये भी लिख लो इसको, ये भी कहा जाता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। जो उच्चारण करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? फोनीम है। फोन से बना है फोनीम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है ना, टेस्ट करके ये सब बता रहा हूं आपको, ये मत सोचना मैं समझता हूँ इतना समझ सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना होगा ना कोई नई चीज सीखने के लिए। हमेशा अच्छा अच्छा नहीं पढ़ते हैं, कभी कड़वा वाला भी पढ़ लेते हैं। वो बात अलग है, आज पहले दिन कड़वा ही हो गया आप लोगों का, ऐसा कुछ बता दिया क्यों? ठीक है। हाँ ये बात है। नहीं कहो सर पहले ही टेस्ट ले लिए, पहले दिन स्पेलिंग वाला, वो टेस्ट नहीं था वो गेम था, समझ लो भाई। वो क्या करना आप लोग। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश की पहली क्लास। वो भी सर है, मैं भी हूँ, कोई भी फ्री होंगे पढ़ाते रहेंगे। मैं कभी कभार आ सकता हूँ, या फ्री हूँ तो आऊंगा, आता रहूंगा। ठीक है, दोनों सर रहेंगे, या सर जब वो अवेलेबल है वो भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। डिपेंड कौन अवेलेबल है वो देखा जाता है इस पर। पढ़ते रहो बस, आपको अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छे कंटेंट मिले, तैयारी अच्छी हो, बस ये है। ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताओ भाई। कौन से बनाए? फोनीम। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लीजिएगा तो जब भाषा की लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो मॉर्फीम और ये फोनीम दोनों देता है ऑप्शन में। तो जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कोड यही बना ले, फोन से फोनीम, ध्वनि वाला फोनीम होगा, और शब्दों को बनाने वाला क्या होगा? मॉर्फीम होगा। समझ गए? और भी आगे बातें होती रहेंगी, भाषा से रिलेटेड कोडिंग वाला कुछ बताते रहेंगे। ये बातें समझ में आई क्यों? चलिए, तो ये था कुछ नया। अब वापस आ जाओ, नहीं तो कहोगे सर सब वही बता दिया। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में ये भी आता है, चेक करना पहचानना आता है कि इस शब्द में ये वर्ड जो अंडरलाइन या डार्क है वो क्या है। ये भी तो क्वेश्चन आता है। जैसे हमने कहा दिस इज अ लवली पेन, तो इसमें लवली क्या है? एडवर्ब है। कैसे मालूम चला? क्योंकि ये पढ़ा था कि जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई होता है वो एडवर्ब होता है। एम आई राइट? यही ना। जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई आता है एडवर्ब होता है। एक्सट्रीमली, काइंडली, हैप्पली, सैडली, एडवर्ब हो जाता है। बट मेरे दोस्त एक प्रॉब्लम आ गई कि जैसे फ्रेंड है और फ्रेंड में एल वाई लगा दे तो क्या हो गया? फ्रेंडली। तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा? असल में एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और अगर आपने कहीं नाउन में एल वाई लगा दिया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में गलतियां हो रही हैं जो पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों में। याद तो करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले भी याद करवाते हैं, सब बताते हैं, लेकिन जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी, यहाँ के सीएमएस, आरएलबी, डीपीएस, कौन कौन से बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो वो बच्चे भी ये गलतियां कर रहे हैं। एल वाई देखा, एडवर्ब मार दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एल वाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो हमने कहा ही इज माई लवली फ्रेंड एंड ही इज वेरी फ्रेंडली, तो इसमें लवली, फ्रेंडली, टाइमली, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते। चलो, तो ये सब आ जाए इसमें। इस पर्पज से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समरी बता देते हैं, आप लोग देख लो, आता ही है सबको। ये बताओ नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स, यानी एवरी नेम इज नाउन, है ना। चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, आइडिया हो, थॉट हो, फीलिंग हो, कोई भी नाम है नाउन है। सेंटेंस में अगर क्वेश्चन करना है कि भाई नाउन क्या है, तो क्वेश्चन कर लोगे, क्या ट्रिक होगी इसकी? व्हाट क्या है,
और कौन है क्वेश्चन कर लोगे, मिल जाएगा नाउन। ये नाउन क्या काम करेगा? नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके अनुसार वर्ब लगाया जाएगा, क्रिया लगाई जाएगी। ठीक है ना? कोई सेंटेंस लिखना है भाई, सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो उसमें क्या लिखना होता है? सेंटेंस लिखना है तो आप जानते हो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो मालूम है ना सबको। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। सारा खेल है वर्ब का, यानी क्रिया का। क्रिया क्या है? वर्ब है, बेसिक वर्ब है, एडवांस वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है। वर्ब का एक्शन भी कहते हैं। और मूवी में क्या देखते हैं? एक्शन। धुरंधर 2 आई है, उसमें क्या है? एक्शन है। वही हम लोग कहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। क्यों? वही नॉर्मल व्यक्ति अगर बोले और ऐसा करे तो उतना मजा नहीं आएगा। उसी में रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े बाल रख करके, बड़ी दाढ़ी रख करके, देखा लोग नहीं देखा भाई? हम्म, पहला दिन देखा है। तो क्या उसमें सबसे अच्छी बात लगी आपको? क्या अच्छी बात लगी? इतनी मूवी हाईलाइटेड क्यों होती है? अब ये देखो, आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बीटेट में पूछ सकते हैं कि इसके निर्देशक कौन है? आदित्य धर, क्योंकि 1000 करोड़ से ऊपर जा रही है सप्ताह भर में, पहली फिल्म होगी इंडिया की जो 1000 करोड़। तो मैं भी टाइम तो मिलता नहीं, तो मैंने फोन पे ही देख डाला, थोड़ा सा देखा। तो अभी रखिए, थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ, जब फ्री होता है उसको 2-3 बार देखा करता हूँ मैं। छोटा भाई दे दिया था, हमका चल देखते रहते, टाइम मिलता नहीं कभी जाने का। अभी तो नवरात्रि खत्म हुआ है, उसमें सब बिजी थे, तो कहा गया, उसमें तो देखना पॉसिबल था नहीं। तो उसकी एक्टिंग और मतलब फेस का एक्सप्रेशन, एक्टिंग क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन। और सिमिलरली समझ लो टीचिंग भी वही है। मैं तो टीचिंग को एक्टिंग से जोड़ता हूँ। अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो, अवार्ड पाना चाहते हो, या आप अपना नाम बनाना चाहते हो इस फील्ड में, तो चीजों को समझाने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। उस कला का नाम ही है टीचिंग। समझ गए? ये नहीं जो बुक में लिखा है वही बता दो, तो बच्चा ही भी छोटा बता देगा। तो कैसा चीजों को एक्सप्रेस किया, कैसा बोला है, उसी को देखते हैं लोग, और बहुत मजा आता है कुछ। और एक तो सत्यता पर कुछ आधारित है, नाम वही रखा है, ऐसा लगता है वहाँ के नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो ऐसे आ गए हैं, केवल थोड़ा सा एक लेटर नाम में बदल दिया है। हाँ, कैसे चेंज जाते हैं, क्या है। हाँ, बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें। सत्यता पर आधारित है। हाँ, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सबसे दुश्मन होता है। और उससे बड़ी बात है कैसे जाकर के एंट्री कर लेता है, पूरे कब्जा कर लेता है पूरे पाकिस्तान पर, और वहाँ कैसे डॉन को सब रखते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, पहले मुझे भी लगता था कि मूवीज देखने, क्योंकि किताबी कीड़ा तो मैं भी था शुरू में, ये कूल नहीं हो रहा है। हम्म, वही बात। तो ये सब भी कभी कभार देखना चाहिए, जब ज्यादा स्ट्रेस, पहले मुझे भी ये लगता था कि यार मूवी देखने टाइम, टोटल टाइम वेस्ट करना है। लेकिन जब कुछ अच्छी मूवीज देखा या अच्छे नॉवेल्स पढ़े तो नहीं लगा, नहीं एक, हाँ, काफी अच्छी चीज होती है। इसलिए फॉरेनर जो होते हैं, विदेशी, वो वीकेंड पर एक दिन चले जाते हैं, सैटरडे को निकल जाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, खाए पिएंगे, घूमेंगे, चले आएंगे। फिर और संडे को, और मंडे को बिल्कुल रिफ्रेश होकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग रोज लगे रहो, रोज लगे रहो, घर का वही काम, बाहर का वही काम, जॉब करना, आज ये टेंशन, कल वो टेंशन। नहीं तो इतना मतलब लिमिट में घूमे ना, इतना क्यों घूमे? मतलब अपने आप को रिफ्रेश करने जा रहे हैं। ये देखें कि हमें करने में, क्या करने में तरोताजा हो जाएंगे और किसमें मजा आएगा, हंसेंगे खूब। हंसने में कहाँ पर जाएंगे तो हंसेंगे ज्यादा। ये चीज सप्ताह भर में एक दिन अपने आप के लिए रखो, और समझ लो आपको फिटनेस के लिए भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, फिट रहेंगे। जो आजकल बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे हैं ना, जिम जा रहे हैं तभी नहीं हो रहा है, और शुगर बीपी पता नहीं क्या क्या हो जाता है 30-40 साल में। बिल्कुल। जाएंगे। नहीं नहीं, तो कहीं ना जा पाए, मान लीजिए घर पे हैं, जैसे मैम लोगों के लिए बात करूंगा, तो घर पर ही है तो घर में एक मूवी लगाओ एक दिन किसी संडे को। खैर आप लोग का डेली ऐसा तो नहीं स्टार प्लस चल रहा है, वो जीटीवी तो नहीं चल रहा है। नहीं तो 1 घंटे के लिए कुछ ऐसा मौज मस्ती वाला लगाओ, जैसे अगर कपिल शर्मा को लाइक करते हैं, कपिल शर्मा शो वाला, तो एक एक वही देख डालो, बढ़िया वाला। और उसके साथ में अपना हंसो भी, खुल के हंसो, ठहाके की आवाज आए, बॉस्टर्स इवनिंग बना दो घर की सब। नहीं, सही बात है, सही है, तो वो तो होता है, नहीं तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको कुछ तिकड़म लगाओ। कुछ आज तुम्हें बच्चों को वर्क दे दो, आज तुम्हें ये बना के दिखाओ। हाँ, कुछ जगह आज तुम लोग को आर्ट चलो सिखाया जाएगा, देखेंगे जिसका बनेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा।
ये आज चॉकलेट आया है। कुछ मतलब ये आपको रीजनिंग, इसी को कहते हैं तर्क शक्ति और मैनेजमेंट, इसको लगाना होगा। तो अपने आप को कैसे खुश रखें, तो अगर अपने आप को खुश रखना सीख लो तो दुनिया में सबसे सफल रहोगे, जो भी तक मैंने सीखा है। चलिए तो बात करते हैं, तो ये क्या है, कौन है, यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब करने के लिए ही पूरे पेपर में आता है। परेशान ना हो, बिल्कुल ये समरी देख लीजिएगा। पेपर जिस दिन देने जाओगे उसके पहले भी ये चैप्टर जो आज पढ़ रहे हो वो देख के जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ। मैं जब क्लास में आता हूँ टीचर वाली, तो मैं स्पेशली वही बताता हूँ जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा बातें भी कर लेता हूँ कभी कभार, लेकिन फालतू वाली नहीं होती बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउन हो गया, पहचान लोगे ना। अब से पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, सभी नाम को नाउन कहते हैं। बचपन में याद करवाया था आपने, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थिंग के अलावा बताओ, अगर फीलिंग्स आ जाए, ऑनेस्टी, सिंपैथी, लव, हेट, ये सब आ जाए तो क्या नाउन नहीं होगा? तभी तो नाउन होगा ना, ऐसे पहचानना है। अब अगला हो गया, ये बताओ प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, नाउन को इंडिकेट करता है, आई वी यू दे ही सी तो होता ही होता है, दिस दैट, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिकेट करता है, रिलेट करता है, और नाउन के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, प्रोनाउंस हो जाते हैं। दो तीन लिख सकते हो, जैसे आई वी यू दे ही सी इट है, दिस दैट भी हो जाता है प्रोनाउन, ईच एवरी भी हो जाता है, हु आर यू ये भी हो जाता है, ये सब प्रोनाउंस है। अब बताओ आर्टिकल्स क्यों पढ़ते हैं? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, इसको डिटरमाइनर कहते हैं। यह आर्टिकल आता है किसके लिए? टू डिटरमाइन, टू डिफाइन या डिटरमाइन लिख देते हैं, टू डिफाइन नाउन। आर्टिकल की इंग्लिश ग्रामर में क्या जरूरत है, क्यों पढ़ेंगे? नाउन की व्याख्या करने के लिए पढ़ेंगे, नाउन की डिफाइन करने के लिए पढ़ेंगे, टू डिफाइन नाउन। कितने तरह का होता है दोस्तों? दो तरह का होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट कहते हैं ए और एन को, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। जो नाउन निश्चित नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, बुक, ये सब निश्चित नहीं है तो इसके पहले एन लगता है। और जब निश्चित हो जाए या उसके गुणों को बताना है तो उसको कहते हैं डेफिनिट। तो आर्टिकल कितने तरह का होता है? दो तरह का, इंडेफिनिट और डेफिनिट। आर्टिकल क्यों पढ़ेंगे? हाँ, टू डिफाइन नाउन, ये इतना याद रहेगा क्योंकि ग्रामर में प्रैक्टिकल अप्रोच का समझाऊंगा, बुक में जैसे लिखा वही नहीं। तो बिल्कुल मजा आएगा आपको, जैसे हमने गेम से इसलिए शुरू करता हूँ क्लास को, खेल खेल में हम सीखेंगे बस। तो ये तीनों मिलकर के स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इज इट क्लियर? नाउन प्रोनाउन तीनों मिलकर के या तो सब्जेक्ट होंगे या तो ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, तो हमने कहा ही रोट अ लेटर, अब कहा जाए इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर लाओगे तो आर्टिकल सहित लाओगे, ए लेटर इज रिटन बाय यू, हिम, हर, जो भी है। यानी माय, हिज, हर या ए एंड द के साथ में अगर नाउन लिखा है तो पूरा पोर्शन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहोगे। ठीक, याद रहेगा। ये हो गया आर्टिकल। नोट कर लिया? नॉन प्रोनाउन आर्टिकल हो गया। अब वर्ब की अगर बात करें तो क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब को कहते हैं क्रिया या काम, क्रिया या काम या एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स या वर्क। इसको संज्ञा, इसको सर्वनाम कहते हैं, आर्टिकल को आर्टिकल ही कहते हैं। हिंदी निकालोगे तो आर्टिकल मतलब संविधान भी हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, संविधान नहीं अनुच्छेद हो जाएगा। क्यों? तो आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है, कई नाम होते हैं, आर्टिकल को आर्टिकल ही रखो। तो वर्ब में दो तरह की मेन वर्ब, दो तरह की वर्ब अभी जानो आप लोग। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है भाई? जिसका आप फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। ये भी आपको जो ना आता उसको याद करना जरूरी है। और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो इसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। ये पूरा पोर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में समझाऊं तो आपको ना पूछना पड़े ये क्यों आ रहा है सर, ऐसा क्या काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप आज से ही सेंटेंस जब कोई लिखो तो उसमें ये पहचानने की आदत डालो कि सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करे, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और पहचानना सीख जाओगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ और इसमें क्या फिल करने की जरूरत है उसकी हेल्प मिल जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। तो भाई जैसे कह दिया कम, गो, कम हो गया, गो हो गया, स्पीक हो गया, टेल हो गया, इन सबको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कह देंगे। कम, गो, स्पीक, टेल, इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज वर हो गया, वाज वर, हैज, हैव, हैड हो गया, विल, शैल हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। पहचान लोगे? बोलो।
अगला लिख देते हैं, चौथा हो गया, पांचवा लिख देते हैं कंजंक्शंस। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस आपका बन गया, तो कंजंक्शन में देख लें जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन होता है, जंक्शन मतलब होता है क्या, जोड़, है ना। तो जंक्शन मतलब जोड़, तो इसको क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स, क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टर, जिनसे सेंटेंसेस को दो जोड़ा जाएगा। जो भी वर्ड जोड़ने का काम करता है सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट को, दो सेंटेंसेस को, दो पैराग्राफ को, उसको क्या कहेंगे, कंजंक्शंस कहेंगे। आज जैसे कि एंड, बट, और, या पेयर, पेयर में आए तो आइदर आर, कुछ जोड़े में आता है आइदर आर, नाइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो। कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जैसे इफ हो गया, सिंस हो गया, व्हाइल, व्हेन हो गया, ये सब कंजंक्शंस कहलाएंगे। इसके बाद क्लास है कोई नहीं है, मैं थी तो जल्दी कर लो, इसको पूरा कर लो। आज घर पर कुछ पढ़िएगा पैराग्राफ, पढ़ना हो कुछ के कंटेंट तो प्रीवियस ईयर पेपर या न्यूज़ पेपर ही निकाल लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। पैसे में ढूंढना ये वर्ड क्या काम कर रहा है, पढ़ना तो अगले दिन अगर मैं आता हूँ तो उसको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इसमें कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, कुछ सेंटेंसेस की, फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा ग्रामर की और वर्ड मीनिंग की। नोट कर लिया, आगे बढ़े। कंजंक्शंस हो गई। अब देखो छठा है प्रीपोजिशंस, अगला कर दो प्रीपोजिशंस। देखो यहाँ से आ गया पोजीशन, और प्री मतलब होता है बिफोर, जानते होंगे आप लोग, प्री एग्जाम है तो प्री बोर्ड है तो पोजीशन। तो प्री पोजीशन किसी की पोजीशन बताने के लिए, और ऐसे उच्चारण इसका होता है प्रीपोजिशन। जब पोजीशन वर्ड किसी प्रीफिक्स या किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो उसका उच्चारण हो जाता है पोजीशन, तो इसका सही उच्चारण होता है प्रीपोजिशन। जैसे बोलोगे प्रीपोजिशन, सब लोग जान जाएंगे प्रीपोजिशन नहीं पढ़े, बोलोगे प्रीपोजिशन तो जान जाएंगे इंग्लिश पढ़े हैं। तो प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रेफरेंस में पोजीशन बताने के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन होगा। पहले आता है ये मत पढ़ो, ये कहो जैसे हमने कहा योर लेग्स आर बिलो द बेंच, योर लेग्स आर बिलो द चेयर, आपके लेग्स जो है चेयर के नीचे हैं, तो लेग्स सब्जेक्ट हो गया, चेयर नीचे हो गया, और चेयर ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेग्स किधर है, आपकी लेग्स चेयर के नीचे हैं, तो ऑब्जेक्ट के नीचे है, ये बिलो हो गया। वी आर इन द क्लास, तो वी किधर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में अगल बगल आमने सामने बताने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन है। तो इन हो गया प्रीपोजिशन। बी की पोजीशन रूम के सापेक्ष बताई जा रही है, तो इन हो गया। तो इसमें कुछ वर्ड लिख सकते हो, जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, सिंस हो गया, जिससे भी पोजीशन बताई जाए। कुछ लोग डेफिनेशन इसकी रिलेशन लिखते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए वो प्रीपोजिशन है। अगला भाई एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण, समझ। तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आएगा, किस लिए आएगा भाई, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आएगा। क्योंकि जो कुछ गेम खेलना था हमने शुरू में खेल लिया है, अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है सर मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाना है, मैं वही बताऊंगा जो आपको जरूरत। पहले स्कोर आए फिर बात करेंगे। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में भी इसके भी तीन डिग्री होते हैं, जैसे गोवेंटगान होता है, जैसे गुड हो गया, अच्छे हो, दो में तुलना है तो करना है तो उसका रूप आता है बेटर, और सबसे अच्छा हो तो बेस्ट, डिलीशियस, टेस्टी, स्मॉल टॉल, ये सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब्स, तो इसमें लिख देते हैं जो कुछ और जोड़कर बताए, विच एड समथिंग मोर, यानी नाउन प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ जोड़ने के लिए आ रहा है और उसमें कुछ और जोड़कर बताए उसको कहते हैं, जो कुछ और जोड़कर बताए उसको कहते हैं एडवर्ब्स। तो एडवर्ब वो होता है दोस्तों जो वर्ब की मीनिंग में जोड़े, जो वर्ब की मीनिंग में जोड़े, जो एडजेक्टिव की मीनिंग में जोड़े, जो कंजंक्शन की मीनिंग में जोड़े, जो प्रीपोजिशन की मीनिंग में जोड़े। एडवर्ब वो है जो खुद एडवर्ब की मीनिंग में जोड़े।
अभी तक बचपन से शायद यही पढ़ा होगा, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की मीनिंग में जोड़ता है। क्यों? और एडवर्ब तो ही खत्म हो जाएगा आपका। एडवर्ब की एडवर्ब हाँ, थैंक यू वेरी मच बोलते हो ना, थैंक वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, वेरी भी एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है वहां पर। माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग एवरीथिंग वेरी क्विकली। मेरे स्टूडेंट एवरीथिंग लर्न कर रहे हैं, कैसे? वेरी क्विकली, तो वेरी भी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है। आया समझ में कुछ? है नहीं है? सही बताना, थोड़ा थोड़ा। एक बार देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पहचान पाओगे? अभी का जितना बताया उतना ही याद रखना है। रिवाइज वंस वॉट एवर यू हैव नोटेड, एक बार रिवाइज कर लो जो भी आज आपने पढ़ा है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी इसलिए बता दिया है कि बीच बीच में आपको पेपर करवाना चाहूँ अगर मैं, तो ये ना कहना रहे अभी ये नहीं पढ़े हैं, कम से कम नाम तो जानो कैसे यूज करते हैं, तो इस वजह से बताया है। सीखेंगे धीरे धीरे। तो आज की बातें देखो समझ में आई, आज के लिए इतना सफिशियंट आई थिंक। क्यों? हाँ, एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बिल्कुल आधार टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी शायद मेरी एक ही क्लास हुई ना इस बैच में, एक क्लास हुई थी, इसमें थोड़ा सा बताया था, ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाई थी, शायद अब लगेगी। हाँ, स्टार्टिंग से है सर। सो कौन आया था मैम, कोई बताए लास्ट क्लास में कौन था, कुछ कितना बताया था? हाँ सर बताओ कितना हुआ था। इंग्लिश तो वो देखो जो लिखवा वर्ड एरर था, कितने मतलब नोट्स कुछ लिखवाए थे इसमें, देखिए जरा। जी मैम। कहाँ तक हुआ मैम? अच्छा अच्छा, मोनोफॉर्म स्टेट। अच्छा, कुछ बताया था और टॉपिक के बारे में? अच्छा, पार्ट साइज की समरी बताया था। अच्छा अच्छा, ऑलराइट, नहीं कुछ कोई टॉपिक नहीं हुआ है, डोंट वरी। कोई टॉपिक नहीं हुआ है। फर्स्ट डे क्लास में आए थे तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था। हाँ, इंट्रोडक्शन टाइप का था, ऑलराइट। तो उसको मैं रिवीजन कर देता हूँ आप सभी लोगों को। इंट्रोडक्शन टाइप का था, उसमें हमने ये बताया था कि भाई देखो ग्रामर पढ़ना है, तो ग्रामर यू ऑल नो वेरी वेल, सेंटेंस लिखते समय आप लोग भी पढ़ाते होंगे, बच्चों को जानते होंगे, तीन बातों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीनों बातों की जरूरत होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं। अब आता क्या है इसमें, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब होना चाहिए। तो इस सब में सेंटेंसेज में जो वर्ड्स लिखते हैं, हर वर्ड्स का कोई ना कोई नाम होता है। तो इस पर्पज से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी बता दी थी, क्योंकि कभी कभार सेंटेंस में आ जाता है, जैसे हमने कहा दिस इज अ वेरी यूजफुल पेन, तो इसमें वेरी क्या काम कर रहा है, नाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे भी क्वेश्चंस आया करते हैं, राइट। तो एवरीवन नोज वेरी वेल नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार समरी ओरली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्या है, कैसे पहचानोगे आप लोग? नेमिंग वर्ड्स, एवरी नेम इज नाउन, ठीक है ना, एवरी नेम इज नाउन। हिज बिहेवियर इज प्रेज वर्दी, इस सेंटेंस में नाउन क्या है? हिज बिहेवियर इज गुड, इसमें बताओ हिज बिहेवियर इज गुड, इसमें नाउन है कुछ नहीं है? कैन यू गेस? हाँ, क्या नाउन है? हिज बिहेवियर इज गुड। बिहेवियर क्वेश्चन कर लिया करो, क्या है कौन है, हु और व्हाट जो मिलेगा क्या हो जाएगा, नाउन। तो नाउन क्या हो गया? बिहेवियर। यहाँ पर पहचान लोगे ना। अब नाउन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल आता है। आर्टिकल दो तरह का होता है, इंडेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट की फैमिली में ए और एन आता है, डेफिनिट की फैमिली में दा आता है, राइट। जैसे हमने कहा दिस इज अ पेन, पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है उसी के पहले आर्टिकल ए एन लगता है, रिपीटेड होगा, क्वालिटी बताओगे तो दा लगेगा। सो आर्टिकल, व्हाई डू वी रीड आर्टिकल? आर्टिकल हम पढ़ते हैं नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन की व्याख्या करने के लिए आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको डिटरमाइनर कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम जिसको बोलते हो, जो नाउन के बदले आते हैं, विच रिप्लेस, इंडिकेट, रिलेट और क्वेश्चन अबाउट नाउन। नॉन नाउन के बारे में क्वेश्चन करे, आर यू दे ही सीट, तो प्रोनाउन होता ही होता है। ईच इज रेडी टू पास द एग्जाम, तो ईच भी प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज अ पेन, दिस प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। तो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल तीनों मिलकर के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, वेरी गुड। एक्शन वर्ड या वर्क, जो काम हो रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे राइट, गो, कम, स्पीक, टेल, जो कुछ होता है इसको मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए जो इजम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड आते हैं, इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन कंजंक्शंस। नाम ही है जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़।
ज्वाइनिंग वर्ड्स, जिससे हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो पैराग्राफ को जोड़ते हैं, उसको कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे हमने कहा राधा एंड अनुराधा आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें एंड से जोड़ दिया गया, कंजंक्शन हो गया। हमने कहा यू एज वेल एज ही आर रेडी टू पास द एग्जाम, तो इसमें यू और ही को एज वेल एज से जोड़ा गया, तो ये एज वेल एज कंजंक्शन हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तो यहाँ पर इफ से जोड़ रहा है, इफ कंजंक्शन हो जाएगा, राइट। तो कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन में प्री प्लस पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है स्थिति और प्री मीन्स होता है बिफोर। तो पोजीशन को कहते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में अगल बगल आमने सामने बताने के लिए जो वर्ड यूज करोगे प्रेपोजिशन हो गया, राइट। अब बात करें एडवर्ब की, एडवर्ब एड प्लस वर्ब, ऐसा लगता है जो वर्ब की मीनिंग जोड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब वो है जो वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब खुद एडवर्ब सबकी मीनिंग में जोड़कर बताए, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, ये एडवर्ब हो जाता है। ये सब ग्रामर का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय होता है। जैसे बच्चों को एबीसीडी सिखाया जाता है और वैसे ग्रामर पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाता है, ठीक है ना। ग्रामर पढ़ने के लिए क्या बताया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट डे थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नाम ही टॉपिक का देखो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट से वर्ब का क्या कराना? एग्रीमेंट कराना, यानी तालमेल कराना। सबसे बढ़िया टॉपिक होती है, जबरदस्त टॉपिक होती है। इससे निश्चित तौर पर चाहे एक ही क्वेश्चन मिलेगा जरूर, कम से कम मान के चलिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में 3 to 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और पूरे ग्रामर का आधार है, बेस है। सो यू मस्ट लर्न वेल, अच्छे से लर्न करो। तो जैसा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे हमने कहते हैं, आप लोग बताओ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ही आर गोइंग टू स्कूल? क्यों आर क्यों न लगाए ही के साथ में? क्योंकि ही सिंगुलर होता है। अगर हम कर दें यू आज गोइंग टू स्कूल, यू आज कर दें वर्ब, यानी प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में, पास्ट की बात पास्ट में, तो आप सीधे सीधे जानते हो कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल लगेगी, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन है, प्रोनाउन होता है। तो नाउन में सिंगुलर प्लुरल पढ़ने के लिए कुछ नाउन में सिंगुलर प्लुरल डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको याद करना होता है, कुछ आपको याद होंगे। प्रोनाउन में ही सीट को जनरली सिंगुलर कहते हैं, बाकी आई वी यू दे को जनरली प्लुरल कहते हैं, है ना। तो वही कोड बना दो पहले कि सबसे पहले देखो ये आप एक नोट लिखिए कि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही आपका वर्ब होगा, और ये पूरे ग्रामर का बेस है, आधार है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है स्टूडेंट, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन जो एक के सेंस में बात करता है, राइट, तो उसके साथ में भी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब ये इंग्लिश की बुक्स में भी लिखा रहता है ये बात, लेकिन कुछ बातें जो नहीं लिखी होती उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है? जैसे कि इज, वाज, हैज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ये तो आ जाएगा ना आदत में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लुरल है, तो वर्ब भी आएगी दोस्तों प्लुरल, वर्ब भी आएगी प्लुरल। जैसे कि हो गया आपका आर, वर, हैव एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इतने को कहेंगे प्लुरल वर्ब। तो जनरली जैसे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन को चेक करेंगे तो आप पाएंगे यही करने के लिए आता है। इज के प्लेस पर आर लगाओ, आर के प्लेस पर इज लगाओ, वाज के प्लेस पर वर लगाओ, वर के प्लेस पर वाज लगाओ, हैज के प्लेस पर हैव लगाओ, हैव के प्लेस पर हैज लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ या हटाओ। यही तो करना आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग यही करना आता है आपको, मतलब आपके लिए। जैसे हमने लिखा माई स्टूडेंट्स wants to qualify the exam in their first attempt, in their first attempt, पहले प्रयास में मेरे स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इट इज रिटन, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। तो एग्जाम में आपके ए बी सी पार्ट में बता रहता है, आगे लिखता है नो एरर, आपको बताना होता है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है। बट अभी भूल जाइए कि पार्ट में बटा है कुछ, पूरे सेंटेंस को पढ़िए फिर डिसीजन लीजिए कि इसमें काम क्या हो रहा है। अच्छा एक काम और कीजिएगा, जब भी एरर आप किया करें तो एरर में एक ट्रिक बनाएं, ये पता करा करो सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है,
और वर्ब को कर कौन रहा है, काम क्या हो रहा है उसको कर कौन रहा है, तो पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ट्रिक की बन जाएगी। एक्शन क्या हो रहा है, कोई भी सेंटेंस पढ़े, उस एक्शन में उस एक्शन को कर कौन रहा है, राइट। तो बताओ स्टूडेंट्स, ये लिखा है माय स्टूडेंट्स वांट्स टू क्वालिफाई द एग्जाम इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ लग रहा है आपको इसमें कुछ गलती हो सकती है या सही है, बताएं सभी लोग बताएं। सब वांट हो जाएगा ना। देखो माय स्टूडेंट्स वांट्स टू क्वालिफाई द एग्जाम, मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। कौन क्वालिफाई करना चाहता है, तो ये स्टूडेंट जब आएगा तो इसके पहले ए एंड द या माय हिज हर लगा हो तो ये पूरा सहित सब्जेक्ट माना जाता है, ये पूरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। आप बताओ दोस्तों ये सिंगुलर है प्लरल है, प्लरल ना, एक से ज्यादा है ना, तो प्लरल होगा। अगर ये प्लरल है तो वांट्स टू क्वालिफाई पूरा वर्ब है, टू क्वालिफाई वर्ब का पूरक है, ठीक है, तो वांट्स टू क्वालिफाई पूरा वर्ब कहा जाएगा। इसमें चेंजेस करना पड़ेगा अगर कुछ हो सकता है, तो ये होगा आपका वर्ब। अब अगर सब्जेक्ट प्लरल होता है तो ये वांट मतलब चाहने, ये हो गया वर्ब। क्या ये सही है, हमने बताया अगर आपका सब्जेक्ट प्लरल होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और यहाँ पर लगा है क्या एस, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग, तो यहाँ पर करना पड़ेगा वांट। और इसी में समझना है तो ये देखो, ही गो टू स्कूल होगा, गोज टू स्कूल होगा। ही लिखते हो तो गो में ईएस लगाते हो, गोज टू स्कूल, और यू लिखते हो तो गो टू स्कूल। ही लिखोगे तो वांट्स टू गो, यू लिखोगे तो वांट टू गो, समझ गए ना। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो नहीं लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। हाँ, दिमाग में हमेशा बैठा कि एस लगाने से प्लुरल बनता है, तो ध्यान रखिए नाउन में एस लगाने से नाउन प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है ना। ये बात आई समझ में। अच्छा अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, और बताइए आप लोग। हमने लिखा दे अचीव्स their target every day। क्या सेंटेंस में आप लोग बता सकते हैं क्या गलती हो सकती है। वेरी गुड, क्यों आएगा अचीव, रीजन क्योंकि, वेरी गुड सर, ये दे प्लरल है इसलिए अचीव्स ये वर्ब भी प्लरल करना पड़ेगा, ये अचीव का हो जाएगा अचीव। अब हमने लिख लिया यू एंड ही इज गोइंग टू सी द मैच टुमारो, कल मैच देखने जाएंगे या जा रहे हैं। क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है या फिर इसमें कुछ करेक्शन किया जाए, व्हाट डू यू फील एवरीवन, इसकी जगह आर लगेगा, श्योर हूं। सबको लग रहा है इसका आर कर दें, ना करें, तो क्या ये सही है, सही है, सोच लो। जैसा आपने कहा वर्ब क्या है, उसको कर कौन रहा है, यू एंड ही इज गोइंग टू सी द मैच टुमारो, आप और वो, यू और ही जो है कल मैच देखने जा रहे हैं या जाएंगे। कौन कौन जा रहा है, कितने लोग हो गए, तो दो लोग सिंगुलर होते हैं प्लुरल होते हैं, यस ऐसे करना है। ये नहीं बोलने में अच्छा लग रहा है ही के साथ में इज तो हम वही करेंगे, जिद नहीं करेंगे, छोटे बच्चों की तरह कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब जैसे आप इसका मतलब ये हुआ एंड क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लिखा यू आर गोइंग टू सी द मैच टुमारो एंड, और दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू सी द मैच टुमारो। अब दोनों मैच ही देखने जा रहे थे तो दोनों की बातों को अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख दिया जाए, तो वही लिख जाएगा यू एंड ही। तो जब एंड से चाहे दो नाउन हो चाहे दो प्रोनाउन हो या दो से ज्यादा नाउन प्रोनाउन हो जोड़े जाएंगे तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। इतना पूरा पोर्शन जब तक सेंटेंस में वर्ब ना आ जाए ये पूरा सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल माना जाएगा इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसका हो जाएगा आर। हाँ समझ में, बताओ। तो कितने लोग जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, इसलिए इज ना हो करके ही के अनुसार नहीं, दो लोग जा रहे हैं इसलिए आर करेंगे, आया। क्योंकि यहीं पर गलतियां हो रही थी, उसी को हमें करना है जहां पर गलतियां हो रही हैं पहले। अच्छा एक ओरली बताओ, जैसे हमने कहा यू एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश टुगेदर,
यू और आई साथ साथ में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। वेदर इट इज करेक्ट, यू एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश टुगेदर। जबकि आई के साथ में एम ही लगता है, जानते होंगे आप लोग, आई एम रीडिंग इंग्लिश। जबकि कहते हैं यू एंड आई, तो यहाँ पर कौन कौन रीड कर रहा है? दो लोग हो गए, इसलिए वर्ब प्लूरल आने चाहिए। समझिए ना कॉन्सेप्ट, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। अजय एंड विजय इज लर्निंग इंग्लिश या आर लर्निंग इंग्लिश, बस यही करना है। यू एंड ही हैज कंप्लीटेड योर वर्क, हैव दो लोग हो गए तो हैव, समझ गए ना। तो कुछ सेंटेंसेज इंग्लिश सीखने का एक तरीका होता है कि हम हिंदी भाषी कितने भी बड़े अंग्रेज क्यों ना हो जाएं, जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाता है ना, तो उसका टोन हिंदी में ही देखना पड़ता है, ये बात सच है। चाहे किसी के यहाँ का बच्चा पढ़ा हो इंग्लिश मीडियम से, देखिए सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं पूरा, लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हिंदी में टोन निकालते हैं। राइट, तो वही करना है। डिफिकल्ट, अब इसका मतलब ये नहीं हो कि हर वर्ड की हिंदी देखा जाए, केवल टोन देखा जाए, भाव देखा जाए। भाषी भाषा, भाषी भाव, तो भाव का नाम ही भाषा होता है। हर वर्ड नहीं सीखा जा सकता। क्या हिंदी में हम लोग को हर वर्ड की मीनिंग आई? क्या संस्कृत आती है? फिर भी सुपर टेट एग्जाम में नंबर ले आते हैं। शायद इंटरमीडिएट तक देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वही पढ़ लिया होगा, छाप दिया होगा, 80 मार्क्स मिल गए होंगे, 100 में से 75 प्लस मार्क्स मिले होंगे। राइट, लेकिन जहां ग्रामर आ जाता है कि बताओ चौराहे में कौन सा समास है, दिग समास है कि कौन सा समास है, पूछेंगे तो ये अब कहेंगे दिग कहाँ से आ गया, ये क्या होता है ना। आप संधि के एक सूत्र बताया जाता है, कोड़ा चोर पता नहीं क्या क्या, तो वो सब लगता है कि कभी पढ़ा ही नहीं, तो इंटर कैसे पास हो गए, क्या पढ़ाया जाता हम लोग यहाँ, ऐसे इंग्लिश में है। तो जब भी कोई पैसा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पीक्यूआरएस आता है, वर्ड की मीनिंग तो आपको नहीं आएगी, पूरे सेंटेंस का मतलब कोई जरूरी नहीं आए, आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं पूरा आए जो वर्ड आएगी, लेकिन टोन जरूर समझ जाओगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसी टोन के आधार पर फुल मार्क्स ले आते हैं पेपर करके, ठीक है ना, क्वेश्चंस लगाना है। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में आपको मिलेगा, इसी पर बेस्ड बनाए जाते हैं पेपर। तो इसमें कितने भी नाउन क्यों न लगा दिए जाए, वैसा ही आएगा। अच्छा, आपने लिख दिया इंग्लिश आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो अब लिख दिया जाए पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम ऑफ लीडर्स। पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम ऑफ लीडर्स। पॉलिटिक्स को यहाँ पर सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? एक डर्टी गेम कहा जा रहा है, किसका? लीडर्स का। तो पॉलिटिक्स के साथ में आर लगाएं, इस लगाएं। अब लिख दिया जाए इकोनॉमिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इस हो जाएगा ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, किसको कहा जा रहा है? इकोनॉमिक्स को। ऐसे टोन समझेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा, रूल लगेगा नहीं कुछ है। तो क्या समझ पाओगे? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लगाएंगे। एज, वाज, हैज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल है, जैसे आर, वर, हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लुरल वर्ब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? कुछ एग्जांपल्स बना के बोल लीजिएगा, जब प्रैक्टिस करिएगा तो बोल लीजिएगा। राइट, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक इसमें आई वाला कॉन्सेप्ट आता है। आई के साथ में क्या होता है? नेक्स्ट में लिख देते हैं आई। आई को सिंगुलर मानते हैं, प्लुरल मानते हैं? आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। लेकिन हमने पूछा हैव यू रिटन, क्या आप लिख चुके? तो आप आंसर क्या देते हो? आई हैव रिटन या आई हैज रिटन? आई है, आई हैव करते हैं, क्यों सर? ये पंगा है। तो आई ये बने कि आई सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। जैसे दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो किसी मुद्दे पर दो लोगों के बीच में बात, हमने पूछा आपसे लिख चुके, तो आपने कहा आई हैव रिटन, तो इसमें आप किसी को आंसर दे रहे हो, तो इस कन्वर्सेशन में दो लोग शामिल हो गए, इसलिए हैव आता है, प्लुरल माना जाता है। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा। इसलिए आई के साथ में स्पेशल वर्ब्स कर दिया गया कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ प्रेजेंट में है, तो आई के साथ में एम प्लस वर्ब की आंजी फॉर्म लगाओ, और पास्ट में तो वाज प्लस वर्ब की आंजी फॉर्म लगाओ। मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग। समझ गए? बाकी जो वर्ब्स आएंगी भाई, वो वर्ब्स प्लूरल आएंगी, जैसे कि इसके साथ में हैव आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस इतने में सिंगुलर प्लूरल देखना है आपको, बाकी नहीं देखना है। तो आप कहीं लिखा है आई टेक्स अ वॉक एवरी मॉर्निंग
आई टेक्स अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या सेंटेंस सही है या कुछ गलती है इसमें? सब्जेक्ट आई यहाँ पर क्या माना जाएगा? इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है ना, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैव आती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, इसलिए टेक्स नहीं वर्ब भी प्लूरल कर दो, टेक्स के बजाय टेक कर दोगे। लेकिन अगर कहा जाए आई वर गोइंग टू द मूवी दैट डे, अब बताइए क्या आई के साथ में वर्ब लगाया जाए? वाज लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में होगा तो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, एक टेंस में आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताएंगे, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सी विशेष सी वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो सबके साथ में डब्ल्यू आर ई वर लगाया जाता है जब काल्पनिक बातें कुछ की जाती है, काश ये होते वो होते ऐसा, उसको आके कंडीशनल सेंटेंस में बताएंगे, एक बताने से काम चलेगा नहीं। ये लिख दें यहाँ पर, एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है, चलो आगे टेंस में फिर पढ़ लेंगे और क्या, यहीं पे लिख देते हैं। एक्सेप्शन होता है फॉर इमेजिनरी टाइटल, फॉर इमेजिनरी काल्पनिक बातों के लिए, इमेजिनरी टाइटल, पोस्ट, रैंक, इन सब के लिए कल्पना करते हैं काश ये होते वो होते, तो ये क्या आता है, आई हो, आई विश, यू विश, दे विश, ऐसा करके ही आ जाएगा, तो विशेज, इफ, एज इफ, इन सब के साथ में आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, डब्ल्यू आर ई वर आएगा, प्लस इमेजिनरी टाइटल, ये डब्ल्यू आर ई वर लिख दीजिएगा। तो जैसे कहते हैं, कहीं लिखा आई विश आई वॉज अ मिलेनियर, आई वॉज अ मिलेनियर, आई विश आई वॉज अ मिलेनियर, काश मिलेनियर होता, कल्पना कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो आई विश आई वॉज ना होकर के आई वर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा लिखते हैं, शी टॉक्स एज इफ शी वॉज माई बॉस, वो ऐसे बातें करती जैसे कि मेरे बॉस हो, तो वाज ना होकर क्या हो जाएगा, वर्क, कल्पना किया जा रहा है ना, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो जब काल्पनिक बातें आएंगी तो सबके साथ में वाज की वजह क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। आ रही चीज समझ में, फास्ट तो नहीं हो जा रहा हूँ? ठीक है, हाँ आ जाइए। तो ये तो एक्सेप्शन है, टेंस में बताएंगे, काल्पनिक बातों के लिए होता है, बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है वही है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। एसी क्यों नहीं चल रही है, चल रही है नहीं चल रही है? लाइट, फैन भी नहीं चलता लाइट ना रहे तो, चला जाए, कहाँ पे स्विच यही है? ये ऑपरेशन चला जाइए सर, बात में तो क्लियर रहता है। सबके साथ में, चाहे आई आए, चाहे आई विश आई वर हो गया, ऐसा सी विशेष सी वर हो गया, जब किसी के साथ में वाज लगता है जानते हो सिंगुलर होता है। असल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब काल्पनिक बातें होंगी, काश वो प्रधानमंत्री होते, काश वो मुख्यमंत्री होते, तो सबके साथ में डब्ल्यू आर ई वर आएगा। काल्पनिक बातें, झूठी बातें जो कि सच नहीं हो सकती, बीती, हाँ कोई भी उससे मतलब नहीं, सब दबा दिया लेकिन कोई भी नहीं चला, हंसे भाई। तो ये जो आपने लिखा है, हाँ आई एन, हाँ
तो आई ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ये सब नॉर्मल ग्रामर है, ये केवल स्पेशल केस में लागू होगा बस, ये इसकी जरूरत हर जगह नहीं पड़ती है। कौन सा? आई वाला। आई के साथ में जब ऐसे कहोगे मैं पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग। जब इसको कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे, ठीक है। जब कंटिन्यूअस में बात करोगे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ में एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा होगा, आई के साथ में एम लगता है, एम के बाद में आईएनजी फॉर्म लगता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में वाज लगता है, वाज के बाद में आईएनजी फॉर्म लगता है ना। बाकी दोनों वर्ब प्लुरल आएंगी, हैव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने पूछा हैव यू रिटन, तो आपने कहा आई हैव रिटन, यानी मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना। अब उनका आई वांट टू गो, आई वांट्स टू गो तो हो नहीं कर सकता, आई गो टू स्कूल, आई गोज तो हो नहीं सकता। ये याद रखना है आपको, नॉर्मल बातों में ही यूज किया जाएगा। ये तो कभी कभार आएगा, कल्पना करना है कि काश राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, आई विश राहुल गांधी वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाज नहीं, जबकि राहुल सिंगुलर है। ये काल्पनिक बातों के लिए होता है, इसलिए कहा था इसको टेंस में बताऊं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है, चलो टेंस में इसको पूरा, और इस पर कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसको बताऊंगा टेंस में। आपको सिर्फ यहाँ तक अभी विशेष ध्यान देना है कि आई के साथ में एम आईएनजी फॉर्म आता है, वाज आईएनजी फॉर्म आता है, और बाकी केसेस में प्लुरल माना जाता है, नहीं हैव आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या इतनी बातें समझ में आई? देख लो, बन पाएंगे एग्जाम्पल्स? बताइएगा जहाँ डाउट हो। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, सीखने आए हो, क्वालिफाई करना है। एक भी लोग रह ना जाए, रिकॉर्ड बना दो सब लोग क्वालिफाई करके, फिर कहीं क्लास छोड़ करके कहीं मुझे मैनेज करके तो आना पड़ता है इधर, ठीक है। वर्क करिए और क्वेश्चन लगाइए डायरेक्ट। सो नोट कर लिया, इसको ऑब्जर्व करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं मुझसे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि भाई अगर किसी भी सेंटेंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रखा होता है क्वेश्चन, कहीं पर नजर आ जाए आपको सेंटेंस में एरर, स्पॉट द एरर का सेंटेंस है, इंप्रूवमेंट का है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, कहीं भी, या बोल रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, कहीं भी, तो ईच आ जाए। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, one, इत्यादि लिखिए आपने। अगर ये सब वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आ जाए, तो चाहे एक लोग हो, दो लोग हो, कितने लोगों को क्यों ना जोड़ा गया हो, इनके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। दोनों बातें याद रखना है आपको, सब कुछ सिंगुलर रहेगा। बनाइए, लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ इसको। अरे नोट करते रहो, याद हो जाएगा। आप फोटो खींचोगे फिर घर पर लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करो क्लास में तैयार हो जाए, घर पर सीधे इसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है ना। हाँ, सुपर टेन में करीब, हाँ 10 नंबर। हिंट्स वर्क कहने के लिए 10 नंबर है, काम बहुत ज्यादा करती है इंग्लिश। इंग्लिश वजह से बहुत लोग पीछे जा रहे हैं, आपने यहाँ देखा जाए टीचिंग में तो। टीजीटी भी आने वाली है, एडेड सुनने में आ रहा है, एडेड में आने वाली है वैकेंसीज। कल परसों न्यूज पेपर में था 24,000। जीआईसी में भी शायद बीएड कर दिया। जीआईसी में 6 to 8 अगर पढ़ाना है तो आपको यूपी टेट जूनियर क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। कल परसों ऐसी न्यूज थी। टीजीटी में, एडेड में, तो इन सब के लिए रेडी रहिए, क्योंकि तैयारी भाई 1-2 महीने की नहीं होती है। कंपटीशन सब भूखे शेर की तरह बैठे हैं, और केवल जानते हो तैयारी, सिलेक्शन लेना और रिटर्न निकालने का एक ही मंत्र होता है कि अपनी कमजोरियों पर काम किया जाए। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि ए फॉर एप्पल अब बैठ के लर्न करो, है तो सीधे सिलेबस उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, कोई डाउट से डिस्कस करो,
उस सब्जेक्ट के टीचर से। तो केवल अपने वीकनेस पर देखो, हमारी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, उस पर वर्क करते रहो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर होना शुरू हो जाएगा। टारगेट है स्कोर करना। पहले रिसर्च करोगे, भाषा का तो कोई अंत होता ही नहीं है ना। तो इस पर काम किया जाए, अच्छा स्कोर करने लगो। बाकी सीखना होगा आगे का, तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो मिलूंगा हमेशा। इस फील्ड में आ गया हूँ तो इस फील्ड को छोड़ नहीं सकता। ये फील्ड ऐसी होती है कि इसमें अगर एक बार टीचर बन गए, आप पढ़ाना शुरू कर दिया और साल 2 साल पढ़ा लिए, तो आप निकल नहीं पाओगे इससे। घर पर फ्री बैठे हो, फोन आएगा, सर एक क्लास ले लीजिए, फ्री हो तो एक क्लास के चक्कर में दिन भर पढ़ाते रहो। मेरा भी जीएससी लेक्चर का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, और पता लगा मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके पहले एग्जाम था, तो कहीं भोपाल क्लास होती थी, कहीं जबलपुर होती थी, फिर लखनऊ 2 दिन होती थी, रात ट्रेन में बीतती थी और दिन भर पढ़ाओ। तो इसमें अपने ऊपर टाइम दे ही नहीं, जो टाइम नहीं देगा, आजकल कंपटीशन ऐसा है, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता, आई नो वेरी वेल। सो टाइम देना पड़ेगा। तो आगे वैकेंसीज और भी अपकमिंग आ रही हैं, तो केवल सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए पूरा ग्रामर तैयार कर डालिए। ग्रामर है और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। यूपी टेट क्वालिफाई कीजिए, सुपर टेट क्वालिफाई कीजिए, जो भी आए सामने उड़ाते जाइए, फुल स्कोर। ये सब तो अपने हाथ में कर सकते हो। हाँ, अब चलो भाई ये देखते हैं, ये बताओ, इसको याद करना बहुत आसान है। ईच मीन्स होता क्या है बताओ? ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स हर एक या प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, आइदर मीन्स दो में से कोई एक, आइदर आर होता है या तो ये या तो ये, वो कंजंक्शन हो जाएगा तब। सिर्फ आइदर कहोगे तो प्रोनाउन रहेगा। आइदर चॉइस बताने के लिए, ना इधर दो में से एक भी नहीं, यानी एक एक की ये भी बात करते हैं। एवरीवन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रत्येक, हर एक, एवरीबडी हर एक, समवन कोई एक, समबडी कोई एक, नो वन एक भी नहीं, नोबडी एक भी नहीं, एनीवन कोई एक, एनीबडी कोई एक, और वन मतलब एक। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? एक। तब इतना वर्ड्स क्यों लिख रहे थे? बस केवल कंफ्यूज करने के लिए आते हैं भाई। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है तो प्रत्येक या तो हर एक। अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो ए इक्वल टू ऐसे बना दो, इन सब का मतलब जो एरो बनाया हमने इसके नीचे लिए, इस सब का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। प्रत्येक या हर एक यानी इक्वल टू एक, एक एक के सेंस में बात करेंगे। इसका मतलब इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड्स यूज कर दिए जाएंगे तो एक एक की बात करेंगे। होंगे बहुत सारे लोग, होंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन बात कितने की करेंगे? एक एक की करेंगे। और भाई अगर एक एक की बात करेंगे तो बताओ इनके बगल वाला नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसमें रूल कहाँ हुआ है? तो आपने ही रूल बनाया है ऐसा लगता है, पढ़ लिया, ये समझ में आ गया। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक चीज और होती है, कंडीशन, शर्त है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है एक। लेकिन अगर इनके बाद में लगा दिया आपने ऑफ, वन ऑफ, वन मतलब होता है एक, और वन ऑफ मतलब, वन ऑफ मतलब इनमें से एक, वन ऑफ मतलब इनमें से एक। ईच मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन ईच आप कर दोगे तो उनमें से प्रत्येक। आइदर ऑफ मतलब उनमें से, दो में से कोई एक। तो इन सबके साथ में अगर ऑफ लगा दोगे तो केवल आपका सब्जेक्ट पर असर पड़ेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लरल। लेकिन चाहे कहो उनमें से एक, और चाहे कहो प्रत्येक, बात हो रही है एक एक की। तो वर्ब तो हर केस में सिंगुलर आएगा आपका, लेकिन ऑफ लगाने पर सब्जेक्ट प्लरल हो जाएगा। और एक शर्त और याद रखनी है कि एवरी के साथ में ऑफ नहीं लगा सकते। एवरी ग्रामरियन मानते हैं प्लरलिटी का भाव देता है। एवरी जहां कहीं आएगा दोस्तों, ये हमेशा अकेला आएगा। भाई बात समझ एक साथ आप नहीं होंगे। हाँ, एवरी के साथ में आप नहीं लगता, एक्सेप्शन है। बाकी सबके साथ में आप लगा सकते हो। हाँ, सब में लगा सकते हो, एवरी को छोड़ करके। हाँ, ये कोई इतिहास नहीं लिखा रहा हूँ, बिल्कुल सीधे कोड है। सीधे मारो चौके, पहुंचते क्लास में बस अप्लाई कर दो। इवन जो मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी स्टोरी में भी चेक कर सकते हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो कहेगा विवेक सर यहाँ आपने ये पढ़ा था, ऐसा गलत हो रहा है। बिल्कुल सही होता है, बिना ग्रामर के कोई सेंटेंस लिख दिया गया तो उसकी मीनिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर बिना ग्रामर के नहीं लिखा जा सकता। ग्राम अच्छा ये बताओ, दो सेंटेंस का मतलब बताओ। स्टॉप स्मोकिंग, मैंने आपसे कहा स्टॉप स्मोकिंग, व्हाट डज इट मीन? इस सेंटेंस का मतलब बताओ। अरे गलत नहीं है, सही है, मैं पूछा मतलब बताओ, ये नहीं पूछा सही है गलत है। इस सेंटेंस का मतलब बताइए, स्टॉप स्मोकिंग, क्यों सर? स्टॉप स्मोकिंग।
स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। आई स्टॉप देयर टू स्मोक, आई स्टॉप देयर टू स्मोक। हमने कहा स्टॉप स्मोकिंग, तो आपने कहा धूम्रपान बंद करो। अब मैंने कहा आई स्टॉप देयर टू स्मोक, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मैं वहां रुकता हूँ सिगरेट पीने के लिए, आई स्टॉप देयर टू स्मोक। वर्ड तो वही था, मतलब कुछ बदला नहीं, स्टॉप स्मोकिंग कह दिया तो सिगरेट पीना बंद करो। आई स्टॉप देयर टू स्मोक, मैं रुकता हूँ स्मोक करने के लिए। तो ये इंग्लिश की कला कि कैसे शब्दों को बोला जाए। ऐसे हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, यूज कर दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्टॉप स्मोकिंग भी सही है, आपने कहा सेंटेंस गलत है ना। जब भी मेन वर्ब आए उसके बगल में दोबारा से कोई मेन वर्ब टाइप का लगे, उसको आईएनजी फॉर्म में बदल दिया करो। बहुत बड़ी बात आपको आपके देसी भाषा में बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा लेट अस स्टार्ट, पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। तो लेट अस स्टार्ट रीड या रीडिंग, स्टार्ट मेन वर्ब हो गया था, तो मेन वर्ब के बगल में एक वर्ब और आ गई मेन वर्ब, तब उसमें क्या करो? आईएनजी लगा दो। और जब भी कहीं पूरे इंग्लिश में मेन वर्ब आए और मेन वर्ब के बगल में फिर एक मेन वर्ब और आ रही हो, तो उसको आईएनजी फॉर्म बदल दो। जैसे हमने कहा स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लाफिंग, स्टार्ट स्माइलिंग। हाँ, स्टार्ट शुरू करना वर्ब है, नहीं है? नहीं, वर्ड। तो जब भी मेन वर्ब के बाद में दोबारा से वर्ब आए तो दोबारा मेन वर्ब तो आ नहीं सकती है, तब हम क्या कर सकते हैं? कुछ शुरू करने की बात हो रही है तो उसको बना दो जेरंड। उसको क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। वर्ब की आंजी फॉर्म जब नाउन के स्थान पर या नाउन की तरह यूज कर लिया जाए तो उसको जेरंड बोलते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट पर क्या लिखा रहता है मैम? डिब्बी पर क्या लिखा रहता है? देखा नहीं, गौर नहीं किया कभी डिब्बी? देखो ये लोग बता रही है पीछे, आप बताओ। पूरा डिब्बी सही से पढ़ा ही नहीं, इसमें क्या लिखा रहता है, फाड़ के फेंक दिया है। क्या लिखा रहता है? देखो स्मोकिंग इज, क्या लिखा रहता है आगे बताओ? देखो याद है, पर कैसे याद है? स्मोक, हाँ टीवी में भी आता है, बड़े बड़े बोर्ड भी लगे रहते हैं, ये सब बड़े प्यारे ये सब लिखे रहते हैं। जैसे अल्कोहल की कोई बोतल हो बड़ी प्यारी बनाई जाती है, कहीं च्युइंग पान मसाला सिगरेट का कहीं एडवर्टीजमेंट हो, बड़ा प्यारा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं आपको, आप सिगरेट नहीं पीती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप इसमें बताइए, स्मोकिंग तो वर्ब की एनजी फॉर्म पहले लगा दिया, क्यों? ये क्या काम कर रहा है? ये नाउन के स्थान पर आ गया है। तो जब नाउन के स्थान पर वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाता है उसको बोलते हैं जेरंड। जैसे कहते हैं डांसिंग इज हर हॉबी, डांसिंग उसका शौक है, डांस नहीं डांसिंग, तो जेरंड हो जाता है। वही जेरंड है, स्पेशल क्लास की वर्ब होती हैं। जेरंड की हिंदी होती? हम्म, अच्छा अच्छा। कौन सी संज्ञा? अरे नाम भी नहीं सुना है मैम, पता नहीं कैसे क्वालिफाई हो गया हमारा। अच्छा। हम्म। हाँ, अच्छा अच्छा, उसको जेरंड कहते हैं। तो ऐसे मैं पढ़ा रहा था, छोटा भाई का टेट का एग्जाम था, तो उसने कहा टेट में क्वेश्चन आया था टेंस से, बताओ बता सकते हो? तो हम कहा रहे टेंस का हिलाओ बता देंगे। तो उसने एक सेंटेंस दिया, तो हमने कहा ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होगा। तो कहा भूतकाल ऑप्शन में ही नहीं है। हम कहा अरे, तो हमका क्या ऑप्शन में है? उन्होंने कहा हेतु हेतु भूत है, और पता नहीं कौन कौन सा। हमका ये सब भूत कहाँ से आ गए? इनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। तो मालूम चला कि हाँ, पता लगा पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, अभी अधूरा है तो उसका कोई और नाम दे दिया है, और चल रहा है खत्म। हाँ, पूर्ण भूत। हमका भैया ये कहाँ से सब आ गया? तब मुझे, हाँ मुझे भी पढ़ना पड़ा लेकिन याद नहीं है, हिंदी वाला। तो ये सब बड़े गेम है, ग्रामर में बहुत सारे। हाँ, तो इन सब के साथ में वापस आओ। जैसे हमने कहा वन प्लेयर हैज प्लेड वेल, क्या ये सेंटेंस सही है? वन प्लेयर हैज प्लेड वेल टुडे। चल लिखते हैं, इजी एग्जांपल लिखते हैं पहले। वन मतलब होता है एक, तो एक के बाद में नाउन लगा दिया वन प्लेयर। अब नाउन सिंगल हो गया तो हैज आएगा, हैव आएगा। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लेड। खेला, कैसे खेला? अच्छा खेला। कब खेला? आज खेला। इस सेंटेंस में देखिए कोई एरर है, आप लोग पहचानिए। कोई गलती लग रही है इसमें? ये होगा प्ले, ये प्ले, ये प्लेइंग क्यों होगा?
अरे वन हो गया तो वन इसकी विशेषता बताया, नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, वन यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। वन प्लेयर, कितना प्लेयर? वन प्लेयर। ये संख्यात्मक विशेषण हो गया। कितना प्लेयर? एक प्लेयर है, दो प्लेयर है, तीन प्लेयर है, तो वन प्लेयर। तो ये प्लेइंग हो ही नहीं सकता, प्ले हो ही नहीं सकता, नाउन ही रहेगा, तो वन प्लेयर यानी एक प्लेयर ने। जैसे कहते हैं वन शुड नॉट स्मोक, कहते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को भी स्मोक नहीं करना चाहिए। वन मतलब होता है किसी को भी या कोई भी, वन एक प्रोनाउन भी होता है। तो हम लोगों ने ये बात किया, ईच एवरी आदर नादर आ रहा है, वन आ रहा है, तो इनके बाद में जो भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वन के बाद में लगा दिया प्लेयर, सिंगुलर है, ठीक है। बताओ ये इन सब के बाद में नाउन कैसी आती है? सब्जेक्ट कैसा आता है? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हमने कर दिया सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, हैज। इसके आते थर्ड फॉर्म, ठीक है नहीं? ठीक है। आप बताओ दोस्तों, अगर हम इसको लिखते हैं वन ना लिख करके वन ऑफ, वन ऑफ अब द, अब बताओ प्लेयर होगा प्लेयर्स होगा? वेरी गुड। तो वन ऑफ लगाने पर क्या हो जाएगा? वन ऑफ होता है उनमें से एक, तो वन ऑफ आने पर सब्जेक्ट प्लस लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, आता है ना। तो वन ऑफ द प्लेयर्स हैज आएगा, हैव आएगा, हैज। हैज का थर्ड फॉर्म आती है प्लेड वेल टुडे। बताइए इसमें कोई गलती है? समझ में आया? चीजें मार के साथ में। हाँ, इसे हमारे के साथ में आंजी फॉर्म लगता है, या आंजी फॉर्म अगर लगाना है तो सेंटेंस में सबसे पहले, हाँ थर्ड फॉर्म लगता है। पर थोड़ा तो याद ही होगा कि जमार के बाद में आंजी फॉर्म लगता है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म लगता है, विल सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये तो याद ही होगा। हो गया? ये अगर प्रीवियस पेपर अगर आपके पास है तो ढूंढिएगा, इससे मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, उसको सॉल्व कर सकते हैं। या ना मिले तो आप इस पर एग्जाम्पल्स ही बनाओ, निश्चित तौर पर एग्जाम में काम आएगा ये। हो गया भाई, सब लोग आगे बढ़े। अब आप लोग करेक्शन कर डालो थोड़ा। every of the student, every of student is attending the class. Is it correct या फिर इसमें कोई गलती है? क्या लग रहा है सबको? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एवरी के साथ में आप नहीं लगता हूं। आप बताइए, neither of these two students have completed the assignment. असाइनमेंट से असाइनमेंट, नाइदर ऑफ। देखिए तो ऊपर क्या लिखे हैं रूल, उसको देखते रहिए, देख देख के बताइए। अभी सर ऊपर रूल लिखा है, देखो उसमें क्या लिखा है। ये बताए ईच एवरी आइदर नाइदर एवरीवन आ जाए तो सब्जेक्ट कैसा आता है उसके साथ में जो ऊपर लिखा है? अरे देखो तो, कहाँ जी फॉर्म बताया है हमने? रूल तो देखिए जो ऊपर लिखा है। क्या बता, ईच एवरी आइदर नाइदर आने पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर। अगर आपने ऑफ लगा दिया तो क्या होगा? अगर आपने ऑफ लगा दिया तो क्या होगा? ऑफ लगाने पर केवल सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर। ऐसा कुछ लिखा है देखो, वही तो बताना है। तो नाइदर ऑफ, नाइदर के बाद में ऑफ लगा दिया, नाइदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट कैसा होगा? दीज टू स्टूडेंट। सही है नहीं सही है बताओ? सही है, बोलो। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स। अब ये हो गया आपका हैव कंप्लीटेड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, बताओ हैव सही है। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स करने का मतलब इन दोनों में से एक ने भी नहीं। एक की बात हो रही तो हैव आएगा, हैज आएगा, यही तो पूछ रहा था। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, इन दोनों में से एक ने भी नहीं। अच्छा, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे जोड़ दिए जाएं, हमने कहा देखो each flower and each plant of my garden
आर डियर टू मी, आर डियर टू मी। अब देखो भले ही फ्लावर अलग है, प्लांट अलग है, ठीक है ना, ईच फ्लावर एंड ईच प्लांट है, ऐसा और कुछ नहीं लगा है। तो प्रत्येक फ्लावर और प्रत्येक प्लांट ऑफ माई गार्डन, यानी इसका मतलब कि मेरे गार्डन के प्रत्येक फ्लावर और प्रत्येक प्लांट मेरे लिए प्रिय है। नहीं, प्रत्येक फ्लावर प्रत्येक प्लांट है नहीं, हर एक फ्लावर हर एक प्लांट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ईच फ्लावर एंड प्लांट। नहीं आ रहा समझ में? आप बताओ आप। समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सही बताइएगा। हमें तो नहीं लग रहा है पूरा आ रहा है आपको, पता नहीं क्यों, अब आप बताइए। बीएड किया है, डीएलएड किया है? बीएड किया, अरे तब तो मालूम है, बच्चों पर पूरा रिसर्च कर डाला होगा। अगर बीएड वाला पढ़ लिया जाए पूरा कंटेंट, मुझे लगता है तो स्टूडेंट को पूरा रिसर्च हो जाता है, और स्टूडेंट को देखते ही टीचर जान जाते हैं कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, डीएलएड वाला में भी होता है, लेकिन हमें लगता है डीएलएड से बीएड में ज्यादा कोर्स होता है कुछ। अच्छा, अरे तो क्या, अरे देख के ही तो लिखना होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा, देख के लिखना होता है सब। अरे जो भी इजी नोट्स आता है ना, उसको देख देख के लिखते हैं, छाप देते हैं। तो बहुत खराब हो। हाँ ये तो है। रायबरेली में कोई आया करता है, रायबरेली में कोई बीएड करा रहे हैं? नहीं, वैल्यू तो है। चलिए ये कर लेंगे ना। आई थिंक इस पर कुछ एग्जांपल्स, हर एक रूल पर क्या करिए, घर पर बैठिए और जो हमने रूल्स बनाए हैं उसका एक बार रिवीजन करिए। और जितने घर में बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं, क्लासमेट हैं, टीचर हैं, सब पर एग्जाम्पल बनाओ। जो अपना आप एग्जाम्पल, भले ही वो बहुत आसान हो। अगर आपको लगता है हमारा बहुत आसान है, कोई हंस लेगा, तो रफ उठाओ, जैसे इतना छोटा लिख दो ना, इसे डॉक्टर वाले अंदाज में लिख दो कि खुद ही पढ़ पाओ और कोई पढ़ ही ना पाए। आ जाएगी इंग्लिश, ठीक है। और इतना टफ नहीं, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम, तभी स्कोर होगा। और कम से कम मान के चलो 20, 20 यूपी टेट वालों, कम से कम 30 में 20 तो लाना ही लाना होगा। अगर किसी भी पार्ट में 20 से कम ला रहे हो तो समझ लो बॉर्डर पे पहुंच गए आप, खतरा है। चाहे वो आपका पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कुछ कोई भी हो, कम से कम 30 में 20। वैसे इंग्लिश में 30 में 28 25 आता है, इंग्लिश हिंदी में। अगर इतना ले आए तो फिर मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। पढ़ने के बाद में जितना बताया जा रहा है बस उसको अच्छे से फॉलो करो, और कुछ मॉक टेस्ट का डिस्कस कर लेंगे। देखिए करोगे आप, नोट हो गया ये? क्यों, एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं ना जल्दी से। नाइटर आप करेंगे, नाइटर आप लिखवा रहे थे उसमें नाइटर आप। हाँ, इधर आप ना, इधर आप कुछ भी हो सकता है, केवल एवरी को छोड़ करके बाकी सबके साथ में, हाँ सबके साथ में आप लगा दोगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लरल, लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर। और मैं तो एक जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर ज्यादा कुछ ना समझ में आ रहा हो ना अभी, तो बस जहां पर ईच एवरी आइदर नादर नजर आ जाए जिस सेंटेंस में, दौड़ के वर्ब सिंगुलर कर देना, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक, खुश। जहां भी ईच एवरी आइदर नादर वाला ये जितने वर्ड लिखे हैं, इनमें से प्रत्येक या हर एक वाला शब्द दिखाई पड़े, दौड़ के वर्ब पर पहुंचेगा, और वहीं पर गलती मिलेगी आपको। सिंगुलर कर दो, प्लर लिखा रहेगा, सिंगुलर कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक, यही मिलेगा, लगा के देखिए। आगे बढ़े, एक नोट और कर लो। तो अभी तक ये कीवर्ड्स वाले कुछ बताए, अब हम जोड़ना सीखेंगे कई सब्जेक्ट को आपस में। तो नेक्स्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आया करता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जोड़े जाएं। अच्छा लिखोगे कुछ, थोड़ा सा इंग्लिश लिखोगे? लिखिए, थोड़ा लिखिए, देखिए क्या लिखते हो। कितना कुछ है? थोड़ा सा लिख भी डालिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। when two subjects, when WHEN, when स्पेलिंग ना जानिएगा तो पूछ लीजिएगा। when two subjects, TW, two subjects are connected by, are connected बाय, आर के बाद में थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगाने का मतलब पैसिव वॉइस में लिखा है। हाँ, बाय बस टैच कर दो। इसका मतलब हो गया जब दो सब्जेक्ट्स जोड़े गए हों, बस इसका मतलब ये होगा, जब दो सब्जेक्ट्स जोड़े गए हों किससे, देखिए, आर कॉमा आइदर डॉट आर,
आइदर यू और ही होता है, कॉमा नाइदर डॉट डॉट नॉट एंड नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। आगे लिखते हैं वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसके अनुसार आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अगर दो सब्जेक्ट इनसे जोड़े गए हो तो। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट कभी भी इनसे जोड़े गए हो तो वर्ब अपने से नजदीक वाले के अनुसार आएगी, मतलब पहले वाले के पास में लगा है वर्ब कि दूसरे वाले के पास लगा है, ये आपको चेक करना होगा। इसको इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन है, और बुक में उल्टा सीधा क्यों लिखा है, बहुत सारी बुक्स में लिखा है दूसरे वाले के अनुसार आता है। यू और ही, जैसे लिखा यू आर ही आर गोइंग टू appear in the TET exam this year। तो इसमें देखो दोस्तों सब्जेक्ट वन क्या हो गया? यू, और सब्जेक्ट टू क्या हो गया? ही। दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट किए गए हैं? आर से कनेक्ट किए हैं। वर्ब आ रही है आर गोइंग, तो ये हो गया वर्ब आपका। अब आर से देखेंगे दूरी किसकी, ही नजदीक में है कि यू, तो ही के पास में लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर, आर का हो जाएगा इज। ठीक है, आप कहा जाए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया जाता है, ये तो होता है ना। तो हम इज को उठा के आगे रख देते हैं, चलो इज यू आर ही गोइंग टू अपीयर इन द टीटी एग्जाम। अब चेक करिए क्या ये सही होगा। सब्जेक्ट वन ये हो गया और सब्जेक्ट टू हो गया। हम लोगों ने क्या सीखा? जब आर से या आइदर आर से, नाइदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो वर्ब अपने से नजदीक वाले के अनुसार आएगी भाई। तो यू के नजदीक में क्या आ रहा है? इज आ रहा है, तो इज आएगा, क्या हो जाएगा? हाँ समझ, ये लॉजिक है। एक आप लोग और पहचान लिख देता हूं मैं। नॉट ओनली द डॉक्टर, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल इज वेरी काइंड टू द पेशेंट। जो स्पेलिंग ना समझ में आए मैं इसे लिख दे रहा हूं, लपेट के लिख दे रहा हूं ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इस सेंटेंस का भाव समझिए और आप लोग बताइए क्या सही है या कुछ करेक्शन किया जाए इसमें। क्या आएगा? आर आएगा, क्यों आएगा? हाँ, नॉट ओनली के बाद में डॉक्टर आया बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल, कहने का मतलब इस हॉस्पिटल की केवल डॉक्टर नहीं बल्कि नर्सेज भी पेशेंट के प्रति बहुत काइंड हैं, है ना। तो यहाँ पर नर्सेज ये था प्लुरल, इसलिए इसका करना पड़ेगा आर। हॉस्पिटल के बाद क्या होता है? अच्छा वो कार्ड। हाँ, ऑफ दिस हॉस्पिटल इज वेरी काइंड टू द पेशेंट लिखा था तो इसको काट के हमने आर कर दिया है।
बस आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस पर प्रैक्टिस कर दिए। हमने आपको बता दिए हैं सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा वर्ब आता है। इसका कॉन्सेप्ट बताया है। ईच एवरी आने पर हमेशा वर्ब सिंगुलर देखना, ये बताया है और ये बताया है। ठीक है ना? अगली क्लास में हाँ, फर्स्ट नॉट ओनली के बाद में पहला सब्जेक्ट आता है बट आल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है। तो ये डॉक्टर सब्जेक्ट 1 हो गया और द नर्स सब्जेक्ट 2 हो गया। ऑफ दिस हॉस्पिटल रखा गया केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बस, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, बस इतने पे प्रैक्टिस कीजिए। स्पॉट द एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है।